हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ा रही होंगी बीटेक सीएसई फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट चलता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको हम जो है सेकंड यूनिट है, इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर कवर कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको आप जो है चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो हम जो है सेकंड यूनिट के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के साथ में, जो है बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर जनरली हम जो है क्या कर रहे होंगे, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस यूनिट के अंदर या फिर आने वाले यूनिट्स में इस मेफा सब्जेक्ट के अंदर यूज हो रही होंगी, उनको पढ़ना रहता है। ठीक है, तो ये होते क्या है, दीज आर फंडामेंटल आइडियाज। ये वो फंडामेंटल आइडियाज होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इकोनॉमी कैसे काम करती है ये समझने के अंदर। ये हमें बताती है कि लोग किस तरह से जो है अर्न करते हैं। ये फंडामेंटल आइडियाज हमें हेल्प करते हैं कि वो जो लोगों ने अर्न करा है उसे वो स्पेंड किस तरह से करेंगे और रिसोर्सेज को यूज किस तरह से लेंगे। तो वन बाय वन करके जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी के साथ में, ह्यूमन वांट्स। इसे कहीं जगह सिर्फ वांट्स लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कहीं पर आपको ह्यूमन वांट्स लिखा हुआ मिलेगा। तो किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? अ वांट इज अ डिजायर टू ओन और यूज अ गुड और सर्विस। यानी वांट या इच्छा हिंदी में जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होती है? ह्यूमन डिजायर्स होती है, गुड्स और सर्विसेज को लेने की, खरीदने की, परचेज करने की, उन्हें खुद का वो बनाने की। ठीक है, तो ये वांट्स क्या होती है? ह्यूमन डिजायर्स होती है। किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इसके फीचर्स की अगर बात करें तो देखो, इच्छाएं अनलिमिटेड होती है। पहले मान लो कोई पर्सन है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले चाहेगा उसके पास फोन मिल जाए। लाइक अगर एसेसरीज की बात करें, देन उसके पास की लैपटॉप मिल जाए। अगर व्हीकल्स की उसमें बात करें तो सबसे पहले उसके पास में एक साइकिल होती है। ठीक है, देन वो चाहता है कि भाई साइकिल से उसे स्कूटी मिल जाए, बाइक मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, देन कार मिल जाए। इस तरह से उसकी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, खत्म नहीं होती है, बढ़ती चली जाती है। तो वांट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, समय के साथ में चेंज होती है। आज ट्रेंड कुछ चल रहा है, कल को ट्रेंड कुछ चल रहा होगा, ट्रेंड के हिसाब से इच्छाएं बदल जाएगी। इनकम इंक्रीज होती है तो इच्छाएं भी बढ़ जाती है। देखो, आज का जो इंसान अगर मान लो दिन का रुपया 1000 कमा रहा है, तो उसकी इच्छा उस हिसाब से है। वो जिस दिन दिन का रुपया 5000 कमाना स्टार्ट कर देगा, उस दिन उसकी इच्छाएं और बढ़ जाएगी। भाई अब उसके पास और पैसा है, वो और चीजें खरीद सकता है, तो इच्छाएं ऑब्वियसली जाग जाएगी। तो इनकम के साथ भी जो है ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन डिजायर्स है, वो बढ़ती है। इनका नेक्स्ट जो फीचर है वो है कि वेरी इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से भी वेरी करती है। किस तरह से? कि भाई जो आपकी ह्यूमन डिजायर है वो अर्जेंट है या फिर वेट कर सकती है। दो तरह की इच्छाएं हो सकती है। एक तो अर्जेंट है कि भाई जरूरी जरूरी है, जैसे रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, फूड जरूरी इच्छा है, तो खाना तो खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है। एक है कि इट कैन वेट, लाइक लग्जरी वॉच। आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, आप ऐसी कोई एसेसरी खरीदना चाहते हैं जो वेट कर सकती है अर्जेंट इच्छा के सामने, अर्जेंट डिजायर के सामने। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आता है रिसोर्स। रिसोर्स स्केल मीन, ये थोड़ा आपको आगे समझ आएगा जब स्केर्सिटी की टर्मिनोलॉजी आएगी। फिलहाल के लिए रिसोर्स समझिए। रिसोर्स क्या होते हैं? वो कोई भी गुड या सर्विस जो हम जो है इनपुट देते हैं और तब प्रोड्यूस होती है। तो दीज आर द इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। यानी रिसोर्सेज वो इनपुट्स होते हैं जिनकी वजह से कोई गुड्स और कोई सर्विसेज जो है प्रोड्यूस हो रही है। जैसे अगर हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो लैंड हो गया, लैंड से हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। ठीक है, लेबर हो गया, उनको वेजेस देनी पड़ रही होती है। कैपिटल से इंटरेस्ट बनता है और एंटरप्रेन्योर जो है प्रॉफिट कमाता है। तो ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ इनपुट्स है जिनके बेसिस के ऊपर कुछ तो गुड्स या फिर कुछ सर्विसेज जो है प्रोड्यूस हो रही है। और जिस तरह से हमने बोला कि जो अपनी इच्छाएं होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसका एकदम रिवर्स जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। जमीन की बात कर लो, लैंड की बात कर लो, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, फील्ड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, सब के सब कैसे हैं? लिमिटेड हैं। सब के सब कैसे हैं? लिमिटेड है। लेबर की बात कर लो, ह्यूमन एफर्ट्स चाहे फिजिकल हो मेंटल हो, लिमिटेड है। कैपिटल की बात करो, कैपिटल में क्या आता है? मैन मेड टूल्स आते हैं, मशीन्स आती है, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, जितने भी हैमर्स, मतलब अलग अलग टूल्स है जो कहाँ कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं। दिस नेम इज हैमर, HAMMER। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कैपिटल के अंदर आती है। कैसी है ये चीजें? लिमिटेड है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन? तो वो पर्सन जो रिस्क लेता है इन तीन फैक्टर्स को, कैपिटल को, लेबर को और लैंड को, जिससे कि इंटरेस्ट हो, वेजेस लोगों को दे, रेंट, और एट द एंड वो प्रॉफिट कमाए। इन तीनों को जो कंबाइन करने का काम करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको रिसोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मैंने अभी आपको बताया, जो इच्छाएं होती है, जो ह्यूमन की वांट्स होती है, जो ह्यूमन डिजायर्स होती है, वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं।
अब इंसान अपनी इतनी सारी अनलिमिटेड इच्छाओं को इस लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा कर रहा होगा, वहां पर कॉन्सेप्ट आता है स्केर्सिटी का। स्केर्सिटी का क्या मतलब होता है? इट मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की शॉर्टेज। यानी जब वांट्स ज्यादा हो रिसोर्सेज से, तो वहां पर रिसोर्सेज की जो शॉर्टेज आ जाती है, उसी शॉर्टेज को क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पॉकेट के अंदर 100 रुपए हैं, बट आपको जरूरत कितने की है? 500 की है। 400 रुपए की आपके पास में क्या है? शॉर्टेज है। तो जितनी हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है और जितनी हमें चाहिए उस रिसोर्सेज की, जितनी हमें वांट है, जितनी हम उसकी जो है नीड कर रहे हैं, अगर वो नीड ज़्यादा हो रिसोर्सेज से, तो वहाँ शॉर्टेज एग्जिस्ट करती है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपके पास 100 रुपए है, बट आपको किसी चीज़ के लिए 500 की ज़रूरत है। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 400 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो वो आपकी क्या है? स्कैरसिटी। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है चॉइस। अब ये किसकी वजह से आता है? चॉइस स्कैरसिटी की वजह से। जब आपके पास में अब 100 ही रुपए हैं, तो आप इन 100 को ही यूज में ले सकते हो। यहीं पर आती है चॉइस कि आपको 500 रुपए की चीज चाहिए थी, बट आपको अब यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी? 100 की खरीदनी पड़ेगी। कितने की खरीदनी पड़ेगी? 100 की खरीदनी पड़ेगी। तो ड्यू टू स्केरसिटी वी मस्ट चूज वन ऑप्शन। हम स्केरसिटी की वजह से ही एक ऑप्शन चूज करते हैं। यहाँ बात हो गई 500 की बजाय हम 100 का ही सामान खरीद लेंगे, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है खरीदने जा रहे हो, मान लो या तो आपके पास फॉर एग्जांपल 500 रुपए, ठीक है। उन 500 रुपए से या तो आप एक बुक परचेज कर सकते हो, या फिर आप मूवी की टिकट खरीद सकते हो। क्या कर सकते हो? या तो एक बुक परचेज कर सकते हो, या फिर एक मूवी की टिकट खरीद सकते हो। तो आप कोई जो है एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो। क्या करते हो? एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुक परचेज कर ली, तो आपने क्या करी? चॉइस बनाई। ये चॉइस आप आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से बना सकते हो, आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बना सकते हो, नीड आपकी अर्जेंट है या वेट कर सकती हो, उस हिसाब से। यानी अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है, और उन फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे? कोई एक ऑप्शन को चूज करोगे, तो उसे बोलते हैं चॉइस। की स्केर्सिटी की वजह से जब हमें कोई एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, वो होती है आपकी चॉइस। अब यहीं से आपकी आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कि वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइड। कि आपने क्या करा? आपके पास 500 रुपए थे, आप या तो बुक परचेज कर सकते थे या मूवी की टिकट खरीद सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुक परचेज कर ली, तो आपकी मूवी की टिकट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। यानी जब आप एक चीज को लेते हो, तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको आपने सेक्रीफाइस कर दिया, वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। यानी अगर आपने मूवी के ऊपर स्टडी को चुना, बुक को चुना, तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या कहलाएगी? जो मूवी का एंजॉयमेंट है वो आपकी क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से रिलेटेड आपको समझ आए होंगे, स्केर्सिटी, चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट आता है टॉपिक अपने पास में यूटिलिटी। ये सारी की सारी हम क्या पढ़ रहे हैं? टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, जो आपके फर्स्ट सेकंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही आ रहे होंगे सारे के सारे, ठीक है। अब देखो, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंजप्शन। कंजप्शन होता है हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं, हम कोई चीज ले लेते हैं या खा लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, मतलब अपन ओन कर लेते हैं। वो हो गया कंजप्शन। और उससे जो हमारी मतलब ऐसे आत्मसंतुष्टि जिसे बोलते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन होता है उससे, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। यानी किसी चीज को कंज्यूम करने से जो मन को संतुष्टि मिलती है, जो मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो होता है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर यूटिलिटी कहलाती है। और ये कैसी होती है? सब्जेक्टिव होती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। ये कैसी होती है? सब्जेक्टिव होती है। मीन्स की पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। पहले ये देख लो कि यूटिलिटी जो है दो तरह की होती है। एक होती है आपकी टोटल यूटिलिटी, एक होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी किसे बोलते हैं? कि टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स। कि जितनी भी यूनिट्स थी आपके पास में, उन सबको कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन होता है, वो होता है आपका टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी किसे बोलते हैं? कि द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। कि जितनी आपको जरूरत थी और जितनी आपने कंज्यूम कर ली, जितनी जरूरत थी, और उसके बाद में अगर एक और एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करते हो, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, चाहे वो कम मिल रहा है पहले के मुकाबले में, सिर्फ वही सेटिस्फेक्शन क्या कहलाता है? आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक पर्सन है कोई, और उसे प्यास लगी है, ठीक है। और उसे ज्यादा प्यास लगी, खूब प्यास लगी है, तो ऐसे समझ लो कि उसने 3 गिलास पानी पी लिया। जब उसने 3 गिलास पानी पिया, तो उसको खूब यूटिलिटी मिली, भाई खूब एकदम संतुष्टि, आत्मा तृप्त हो गई उसकी, कि भाई बहुत प्यास लगी थी, ठंडा ठंडा पानी मिल गया गर्मी के मौसम में, उसने 3 गिलास पानी पी लिया, तो उसकी यूटिलिटी कैसी है? बहुत ज्यादा है। यानी उसको सेटिस्फेक्शन बहुत मिला है इन यूनिट्स को कंज्यूम करने से, ठीक है। अब वो 3 पानी भर के, वो ठीक है भाई, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया, और वो पानी उसने कंप्लीट पी लिया, उसका पेट अब ठीक है, तो भर गया। उसकी भूख, उसकी जो प्यास थी वो खत्म हो गई। अब उसे कोई पर्सन दूसरा आता है और बोलता है कि नहीं भाई यार, 1 गिलास पानी और पी ले।
तो ये 1 यूनिट, ये क्या है, 1 यूनिट है, ये कैसी है, एक्स्ट्रा है। अब वो मना नहीं करेगा, और अगर इस पानी को पी लेता है, इस 1 गिलास पानी को पी लेता है, इस एक एक्स्ट्रा यूनिट को अगर कंज्यूम कर लेता है, तो इस पानी को पीने से उसे जो यूटिलिटी मिलेगी, जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। बट क्या अब उसे वो सेटिस्फेक्शन उतना ही मिलेगा जितना ये 3 गिलास पानी पीने से मिला था? ये तो तब मिला उसे, ये तो ज्यादा यूटिलिटी मिली, ये तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि वो प्यासा था, बट यहाँ पर उसकी थ्रस्ट ऑलरेडी जा चुकी है। तो अब जो एक्स्ट्रा पानी पिएगा, पानी पी तो लेगा वो पीने को, बट उसे यूटिलिटी उतनी नहीं मिल रही होगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई पहले जब आपको नीड थी या फिर जितनी आपको जरूरत थी, आपने उतनी जब चीजें कंज्यूम करी, उतनी यूनिट्स कंज्यूम करी, तब तक आपकी यूटिलिटी हाई थी। बट जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हो, आपकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद में अगर ये पर्सन एक और ग्लास पीता, तो इसकी यूटिलिटी और डाउन हो जाती है, उसका सेटिस्फेक्शन और हो जाता, कम हो जाता। उसके बाद में अगर ये पर्सन एक और ग्लास कंज्यूम करता, एक और ग्लास पानी का पीता, तो उसकी यूटिलिटी एकदम कभी कभी होता है नेगेटिव में भी चली जाएगी, उससे उसको अंदर से दिक्कत होने लग जाए। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अगर आगे डिटेल के अंदर आता है तो वहाँ कवर कर रहे होंगे, फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं, हमारी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो हर बार डिक्रीज होता चले जाता है, क्योंकि हम एक बार सेटिस्फाई हो चुके हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया, जितना प्यास थी उतना पानी पीने पर। अब हर एक एक्स्ट्रा के ऊपर कम यूटिलिटी प्रोड्यूस हो रही है, कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और धीरे धीरे वो जीरो तक भी पहुंच सकता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक आता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, गुड्स क्या होते हैं, फिजिकल आइटम्स होते हैं। गुड्स दो तरीके के हो सकते हैं आपके, कंज्यूमर गुड्स हो गए, प्रोड्यूसर गुड्स, या फिर ना आप कैपिटल गुड्स बोल सकते हो। क्या फर्क होता है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी फॉर फाइनल यूज होते हैं। फाइनल यूज यानी किताब है, आप फाइनल उसे पढ़ सकते हो, कार है उसको फाइनल आप रोड के ऊपर चला रहे हो, फोन है जिसे आप यूज में कर रहे हो, ये कैसे फाइनल गुड्स है, रेडी टू यूज गुड्स है, इन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। दूसरे तरह के गुड्स होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। ये कौन से गुड्स होते हैं, जो किसी और गुड को बनाने में काम आते हैं, यानी जो ऐसा कोई सामान है जो किसी और सामान को जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल स्विंग मशीन, जो आपकी सिलाई की मशीन होती है, वो इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो गुड्स बोलते हैं इनको, फिजिकल आइटम्स को बोलते हैं। ओके, दूसरी है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, नॉन फिजिकल होती है, इन्हें हम इनटेंजिबल एक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग, पढ़ाना, ये क्या इनटेंजिबल एक्ट है। डॉक्टर मतलब कोई आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, आप किसी क्लिनिक पर जाते हो, किसी अस्पताल के अंदर जाते हो, डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। बैंकिंग एक इनटेंजिबल एक्ट है, ठीक है, यानी वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो कोई फिजिकल आइटम नहीं है, वो कैसी है, इनटेंजिबल है, वो नॉन फिजिकल है। तो ये आपको समझ आया होगा गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है वैल्यू एंड प्राइस। और वैल्यू के अंदर एक आता है वैल्यू इन यूज, एक आता है वैल्यू इन एक्सचेंज, एंड देन आता है प्राइस। नाम से ही पता चल रहा है वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज का। तो वैल्यू इन यूज क्या होता है, द यूटिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज हाई वैल्यू बट हाई वैल्यू इन यूज बट लो प्राइस, यानी पानी है, उसका जितना मतलब पानी को कंज्यूम, पानी के जितना तो किसी की कोई वैल्यू होगी नहीं, है ना, पानी सबसे ज्यादा नेसेसरी है, तो इसकी वैल्यू तो खूब ज्यादा है, बट जो प्राइस है उसका वो कैसा है, लो है। तो ये होता है वैल्यू इन यूज। नेक्स्ट आता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज यानी कोई एक गुड है आपके पास में, उसको ट्रेड किस दूसरे के लिए किया जा सकता है मार्केट में, वो होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। यानी आपके पास में एक बैग है, और इस बैग के बदले में आपको और क्या चीज मिल सकती है, वो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा वैल्यू इन एक्सचेंज। और यही जो रिलेशन है अगर मनी के अंदर बदल जाता है, इट कैन व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ और इन द टर्म्स ऑफ मनी, देन इट इज कॉल्ड प्राइस। यानी कोई एक चीज है, उसे आप किसके बदले में दे रहे हो, जब पैसों के बदले में दे रहे हो, तो वो प्राइस टैग बन जाता है, ठीक है। जब उसकी जो वैल्यू है वो प्राइस मनी के रूप में आ जाती है, तो उसे हम प्राइस कहने लगते हैं। आई होप आपको वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगला टॉपिक आता है आपका वेल्थ एंड वेलफेयर। दो अलग अलग चीजें हैं, सुनने में एक लगती है, लोगों को समझ नहीं आती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो वेल्थ क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी, कोई भी वो चीज जिसमें यूटिलिटी है, इज स्कैर यानी जो लिमिटेड है, एंड कैन बी ट्रांसफर्ड और जिसे जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पैसा, सोना, प्रॉपर्टी, ये जो चीजें हैं, ये पहली चीज देखो, इनसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, बंदे के हाथ में पैसा आता है तो हाँ एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। स्केयर होते हैं भाई, लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं है खत्म, मतलब ऐसा नहीं है कि खत्म होंगे ही नहीं, खत्म होती है चीजें, सोना हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, मनी हो, है ना। एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, तुम पैसा दूसरे को दे सकते हो, सोना किसी और को दे सकते हो, प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर सकते हो। तो ये तीनों फैक्टर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो वो कोई भी यूटिलिटी जिसके ऊपर स्कैरसिटी का, ट्रांसफर करने का ये जो है फैक्टर अप्लाई होते हैं, वो अपनी क्या होती है, वेल्थ होती है।
और वेलफेयर की अगर बात करें तो सेंस ऑफ वेल बीइंग और हैप्पीनेस ऑफ द पीपल ऑफ इन अ सोसाइटी, कि एक सोसाइटी के अंदर लोगों की वेल बीइंग और उनकी जो हैप्पीनेस है वो वेलफेयर के अंदर आता है। और ये कैसे मिलती है? इकोनॉमिक्स एम्स टू यूज वेल्थ टू इंक्रीज वेलफेयर। वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमिक्स क्या करती है? वेल्थ का यूज करती है। आप पैसा यूज करोगे, पैसा किसके लिए यूज करोगे? आपकी सर्विसेज को बेटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका घर है, आप उस घर को स्मार्ट होम बनाते हो तो आपकी क्या हो रही है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप कोई चीज है, फॉर एग्जांपल आप ठेले का खाना खा रहे हो और अब थोड़ा आपके पास इनकम ज्यादा ही है, आप जाके किसी रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खाते हो, तो ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, आपके अंदर की हैप्पीनेस, आपका जो वेल बींगनेस है उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो वो होता है आपका वेलफेयर, और वो किसके थ्रू होता है? वेल्थ को इंक्रीज करके होता है। अगला कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हालांकि इसको हम आगे फर्दर डिटेल के अंदर पढ़ रहे होंगे, बट फिलहाल के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी जरूरी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? वो एक्टिविटीज जो रिलेटेड होती है पैसा कमाने से और या फिर पैसा लगाने से, स्पेंड करने से, यानी अर्निंग मनी और स्पेंडिंग मनी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन जनरल 3 या 4 होती है, अभी मैं 3 आपको पढ़ा रही हूँ, आगे हम चौथी भी देख रही होंगे, एक्सचेंज। और फिलहाल के लिए देखो, पहली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है प्रोडक्शन, यानी गुड्स को बनाना। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज है, वो गुड्स बनाती है ना, तो ये आपका प्रोडक्शन आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रोडक्शन कैटेगरी के अंदर। दूसरा आता है कंजप्शन, जो हम लोग होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? गुड्स को यूज करते हैं, इनको परचेज करते हैं, इनको काम में लेते हैं, तो ये आ जाता है कंजम्पशन। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनकम को शेयर करना। जब लोग काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनके बदले में उन्हें क्या दी जाती है? उनको वेजेस दिए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? शेयरिंग इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 मेन आपकी एक्टिविटीज हैं जो अर्निंग मनी और स्पेंडिंग मनी से रिलेटेड है, और ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक जो है फिनिश होता है, जिसके अंदर हमने जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो इस यूनिट के अंदर या फिर आगे आने वाले यूनिट्स के अंदर कवर कर रहे होंगे, वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगला आपका इस यूनिट का टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है? तो देखो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। कि भाई हमने अभी वांट्स की बात करी, अब आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, वांट्स क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है ना। तो ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी इसीलिए कवर करी कि आगे जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो वो इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? ये इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, ये स्टडी है कि लोग जो है किस तरह से उनकी जो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, जो अनलिमिटेड वांट्स है, जो अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए किस तरह से जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको यूज में लेते हैं। उस चीज को पढ़ने की, उस चीज को स्टडी करने का जो तरीका है, उस चीज को स्टडी करने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। इन शॉर्ट बताऊं तो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ चॉइस अंडर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के अंडर में चॉइस करने का जो तरीका है, जो सलीका है, उसकी स्टडी को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है। की एलिमेंट्स की बात करें तो पहला आता है वांट्स, जो कि अनलिमिटेड है। दूसरा आता है रिसोर्सेज, जो कि लिमिटेड है। और तीसरी आती है चॉइस। ये 3 की एलिमेंट्स होते हैं किसी भी इकोनॉमिक्स के। और चॉइसेस हमें बनानी पड़ती है, कॉज वांट्स हमारी अनलिमिटेड है एंड रिसोर्सेज अपने पास में लिमिटेड है, ठीक है। अब कुछ अलग अलग इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, जैसे एडम स्मिथ हुए हैं। इनकी डेफिनेशन का जो मेन फोकस है वो है वेल्थ के ऊपर, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर है इनका मेन फोकस। तो इनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। देखो, आपको अगर इनके इकोनॉमिस्ट के नाम के साथ में इनकी डेफिनेशंस याद रहे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इन सब की मिक्स करके आप फाइनल एग्जाम में एक डेफिनेशन लिख कर आओगे तब भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अगर आ ही जाता है, मतलब ऐसा तो नहीं आता है कि किसी इकोनॉमिस्ट का नाम दे दे और कि इसकी डेफिनेशन बताओ, ऐसा तो मतलब इन जनरल आता नहीं, बट आ ही जाए तो फिर थोड़ा देख लेना। 1 2 3 मैंने लिख रखे हैं, इनका थोड़ा देख के चले जाना। अल्फ्रेड मार्शल हुए थे, इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इनकी डेफिनेशन का मेनली फोकस है ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर। जैसे एडम स्मिथ ने फोकस करा था वेल्थ क्रिएशन पर, ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है? स्टडी है वेल्थ की। इन्होंने सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन ली है जो किस पर फोकस कर रही थी? वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस कर रही थी। जबकि अल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिस्ट हुए, इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर फोकस करने वाली डेफिनेशन दी। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। की ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के अंदर मैनकाइंड की जो स्टडी होती है वो इकोनॉमिक्स होती है। और ऐसे ही लियोनेल रॉबिन्स हुए थे, जिन्होंने जो डेफिनेशन दी, इनकी डेफिनेशन फोकस किसके ओरिएंटेड थी? स्कैरसिटी और चॉइसेस के ऊपर फोकस था इनका।
और मॉडर्न के अंदर यही चल रही है, स्कैरसिटी और चॉइसेस के ऊपर ही जो अपनी इकोनॉमिक्स काम कर रही है। इनकी डेफिनेशन क्या थी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ता है, रिलेशन पढ़ता है बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स, स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। यानी भाई जो भी चीजें हैं, जो ह्यूमन का बिहेवियर है, मतलब इन शॉर्ट की जो ह्यूमन का बिहेवियर है कि वो किस तरह से, जो भी उसके पास में लिमिटेड चीजें हैं जो खत्म होने वाली, उनके बीच में किस तरह से वो कौन सा अल्टरनेटिव जो है ऑप्शन चूज करता है, किस तरह से उसे यूज में लेता है, उसके बारे में स्टडी करने की साइंस क्या है, इकोनॉमिक्स है। ये लियोनेल रॉबिन्स ने दी थी और मॉडर्न के अंदर लगभग ये जो है डेफिनेशन आ रही, काम कर रही है, ठीक है, मतलब इसको फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। दो टॉपिक हमने फिनिश कर लिए इस यूनिट के। नेक्स्ट आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहले हम नेचर देख लेते हैं और उसके बाद में हम स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं। तो यहाँ से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस है, 6 नंबर के अंदर 5 नंबर में यहाँ से पूछ लिया जाता है नेचर और स्कोप के ऊपर क्वेश्चन। तो नेचर की अगर बात करें तो नेचर क्या बोलता है, इसका क्या मतलब क्या होता है, तो इट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इसकी किस तरह का जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। क्या इकोनॉमिक्स साइंस है, क्या इकोनॉमिक्स आर्ट्स है, कि भाई वो किस तरह का सब्जेक्ट है, वो साइंस है, आर्ट्स है या दोनों है, वो हमें कौन बताता है, इसका नेचर बताता है। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक के अंदर आ जाता है सबसे पहले इकोनॉमी एज अ साइंस। इकोनॉमिक्स को वो साइंस की तरह देखता है। जैसे देखो साइंस के अंदर लॉज होते हैं, अलग अलग लॉज होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं जिनके ऊपर चीजें काम कर रही होती हैं, न्यूटन के लॉज हैं, अलग अलग लॉज है ना। ठीक उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी लॉज को फॉलो करती है, सिस्टमेटिक लॉ को फॉलो करती है, सिस्टमेटिक रूल्स को फॉलो करती है, उनके ऊपर काम करती है। जैसे आपने देखा होगा इकोनॉमी के अंदर लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ सप्लाई होता है, अभी हमने ऊपर यूटिलिटी वाला लॉ देखा था, तो ये भी अलग अलग लॉज के ऊपर काम करती है। तो इकोनॉमी साइंस की तरह ही है, ये सिस्टमेटिक रूल्स को फॉलो करती है। सिस्टमेटिक किस तरीके से है ये, कि भाई इसके अंदर भी डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, उनको एनालाइज करना पड़ता है, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, एंड देन जो टूल्स कुछ यूज करते हैं जिसकी वजह से वो डेटा एनालाइज होता है, ऑर्गेनाइज जो भी कलेक्टेड डेटा उसको एनालाइज करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी होती है। इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, यानी इसके अंदर भी किस कारण से हुआ है और क्या उसका रिलेशनशिप था, क्या प्रभाव पड़ा, किस कारण से क्या एक्ट हुआ, वो चीजें इसके अंदर देखी जाती है। जैसे कि भाई प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डिमांड डिक्रीज हो गई, किस वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ, पहले वो फैक्टर भी इसके अंदर पढ़ा जाता है। और अब प्राइस इंक्रीज हो ही चुका है तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, इन दोनों का रिलेशनशिप भी इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, यानी ये साइंस की तरह एक्ट करता है। इकोनॉमिक्स जो है कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस भी है। अब साइंस भी देखो दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव साइंस होती है, एक नॉर्मेटिव साइंस होती है। तो इकोनॉमिक्स भी दोनों फैक्टर के ऊपर काम करता है। जैसे पॉजिटिव साइंस किसके साथ में डील करती है, व्हाट इज के साथ में डील करती है, यानी क्या, यानी फैक्ट्स के साथ में काम करती है। तो इकोनॉमिक्स भी फैक्ट्स के ऊपर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉपुलेशन निकाल दी, एक फिक्स डेटा दे दिया, फैक्ट ही तो है कि भाई इतनी ही है इंडिया की पॉपुलेशन। या फिर हमने बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर जो है पेट्रोल की ये रेट थी और इस साल इतनी इंक्रीज हो गई, तो फैक्ट ही तो है कि कितनी इंक्रीज हो गई है, तो फैक्ट के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मेटिव, तो इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, यानी सजेशंस होते हैं साइंस के अंदर, ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर या अपने अलग मतलब दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस के ऊपर सजेशंस दिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर, की गवर्नमेंट को जो है फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना चाहिए, तो ये एक सजेशन है। और ये किसके अंदर होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। तो इकोनॉमिक्स एज एन साइंस, यानी इसका एक नेचर, इसका एक ये नेचर है, साइंस की तरह इकोनॉमिक्स एक्ट करता है। अगला आता है इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, की आर्ट की तरह। आर्ट का मेन काम क्या होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। साइंस का मेन काम क्या होता है, रूल लॉज के ऊपर, रूल्स के ऊपर काम करना। तो लॉज का हमने देख लिया। अब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करता है, जिस तरह से साइंस करता है। जैसे आर्ट इज एन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव अ गोल। मेन ध्यान किसका है कि ये हमें किस में हेल्प करता है, इकोनॉमिक्स। इट हेल्प्स इन प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, कि हमें प्रैक्टिकलिटी के अंदर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब किस तरह से करता है, फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी का एक पूरी की पूरी डिटेल्स है कि भाई पिछली बार कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ पर पैसा लगा, कौन से गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ज़्यादा चले, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से इस डेटा को कोई बिठाओ, कोई पर्सन बिठाओ जो डेटा को एनालाइज करना जानता है और उसके बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना जानता है, तो वो पर्सन यहाँ से क्या निकालेगा, एक डिसीजन निकालेगा कि इस बार कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंपनी के अंदर नहीं लॉन्च करने हैं, जो नहीं चले थे, या फिर कौन से जो ज़्यादा चले थे जिनको पूरा लॉन्च करना है। लोगों का बिहेवियर यहाँ पर देखना है और उस बिहेवियर के बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना है। तो ये हमें प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है, कौन, इकोनॉमिक्स।
यानी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आ रहा है। यानी इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स का नेचर आर्ट्स की तरह भी है। इट इज यूज्ड इन रियल लाइफ के अंदर भी इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है, जैसे बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, हर जगह इकोनॉमिक्स काम में आती है। ये दो मेन फैक्टर्स हो गए जो आप एग्जाम के अंदर जो है लिख कर आ सकते हो नेचर के अंदर। इसके अलावा स्टैटिक नेचर, डायनेमिक नेचर, अलग अलग तरीके से आप जब लोगों के अंदर आ जाए तो और भी उसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो। नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कि भाई कौन कौन से एरियाज है, इसका कितना दायरा है, कितने ब्रॉडर उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट टॉपिक्स इकोनॉमिक कवर, यानी क्या टॉपिक्स, क्या फील्ड्स, क्या एरियाज जो हैं इकोनॉमिक्स कवर करती है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो द स्कोप डिफाइंस द बाउंड्रीज व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ये बाउंड्रीज को डिफाइन करती है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टडी जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम करते हैं, वो सारे के सारे दायरे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हमें बताता है। तो मेनली दो उसके ऊपर हम पढ़ते हैं जिन्हें टू पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, और इन्हीं दो मेन दायरों के अंदर सारी चीजें आ जाती है। बट हम अलग अलग बेसिस के ऊपर अलग अलग इनके फील्ड्स जो है देख रहे होंगे, स्कोप जो है देख रहे होंगे। फिलहाल के लिए हम टू मेन पिलर्स देखते हैं जो इसके स्कोप में आते हैं। पहला आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनको अलग अलग लिखने की बजाय मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस के तौर पर लिख दिया है। आप अगर अलग अलग आता है तो उस तरह से भी लिख कर आ सकते हैं, और कई बार इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। तो अब किस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका स्कोप है और किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है, तो सबसे पहले देखो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। क्या करता है? इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। अब ये इंडिविजुअल यूनिट में एक कंज्यूमर हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक इंडस्ट्री हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, यानी कोई भी चीज हो। कितनी होनी चाहिए? सिंगल यूनिट होनी चाहिए, इंडिविजुअल यूनिट होनी चाहिए। वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी हम सिंगल यूनिट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? पर्पस क्या होता है? टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हम ये करते हैं। इसके अंदर हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ मिल्क अगर हमें डिटरमाइन करना हो तो हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, की किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की, कोई कंपनी का एक प्रोडक्ट है मोबाइल फोन, उस मोबाइल फोन की क्या डिमांड है मार्केट के अंदर, वो हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सैलरी ऑफ ए वर्कर, कोई एक पर्टिकुलर वर्कर है जो किसी एक इंडस्ट्री के अंदर, किसी एक फॉर्म के अंदर काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, यानी हमें प्राइस डिटरमाइन करना है किसी क्वांटिटी का, किसी यूनिट का, वो हम किसके अंदर कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कर रहे हैं। वहीं इसका ब्रॉडर भी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, यानी कंप्लीट इकोनॉमी को एक हम मान लेते हैं, जिसके अंदर टोटल जितना भी एम्प्लॉयमेंट है वो, नेशनल इनकम, जीडीपी, यानी ब्रॉडर लेवल को हम एक यूनिट कवर कर रहे हैं। ब्रॉडर पूरे चीजों को जब हम कवर कर लेते हैं और उनको मैक्रो उससे देखते हैं तो वो आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका पर्पस क्या होता है? इट्स पर्पस इज टू डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ अ नेशन, नेशन की ग्रोथ को डिटरमाइन करना मेन पर्पस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी लार्ज स्केल पर एनालिसिस जब किया जाता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यानी जब हम इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी कर रहे होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, वो आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको दोनों के दोनों पिलर समझ आए होंगे। इसके अलावा कुछ और एरियाज भी होते हैं स्कोप के। अब देखो इकोनॉमिक्स जनरली कवर्स फोर मेन एक्टिविटीज। पहला होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। ये हमने फैक्टर्स ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी वहां पर भी देखा था। तो प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि कौन कौन से भाई गुड्स मेड, कौन से बनाने हैं, वो प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है, ये उसका स्कोप है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर की किस तरह से इनकम शेयर की जानी है। एक्सचेंज के अंदर बाइंग एयर सेलिंग एक्टिविटीज आ जाती है। कंजप्शन के अंदर गुड्स को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कौन से गुड्स को कितना, कहाँ, कैसे जो है कंज्यूम किया जा रहा है, वो जो चीजें पढ़ी जाती है वो इसके अंदर। तो ये दूसरे एरियाज आ गए इसके इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर। अब इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन ऑफ चॉइस भी आता है, ये भी आप स्कोप के अंदर इंक्लूड करके आ सकते हो। किस तरह से? इसके अंदर जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, मेनली तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। अलग से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इकोनॉमी की तीन या फिर मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को बताओ, या फिर आप इसके स्कोप के अंदर इसको इंक्लूड कर आ सकते हो। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी होती है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड तीसरी होती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। यही एग्जैक्ट नाम है इन प्रॉब्लम्स का, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है कि भाई क्या आप जो है प्रोडक्ट्स, क्या जो चीजें हैं वो बनानी है, क्या हमें बेसिक जरूरतों की जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें काम आ रही है, क्या वो गुड्स हमें बनाने हैं, क्या बेसिक गुड्स हमें बनाने हैं,
या फिर हमें लग्जरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है लॉन्च करना है, उनको जो है प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड कर रही है फर्म। कुछ चीज़ बनाने से पहले उसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिमाग में लाना पड़ता है, और ये किस बेसिस के ऊपर लेकर आते हैं, बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा एनालिसिस करके, मार्केट का वो देख के, सारी चीज़ें देख के, खुद का गोल देख के, खुद का एम देख के ये चीज़ें डिसाइड करनी रहती है। दूसरा फैक्टर आता है, दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम आता है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करना है। यानी अब वो ऑर्गेनाइजेशन, अब वो फर्म ये डिसाइड करेगी क्या मुझे ये प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा मशीनरीज का यूज़ करना चाहिए या फिर लेबर्स को इंक्रीज करना चाहिए। मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी 4 लेबर्स है, क्या मुझे लेबर्स को 4 से बढ़ाकर 10 कर देना चाहिए या फिर उन 4 को हटाकर वहां पर 3 मशीनरीज लगा देनी चाहिए। कि मैं कौन सा तरीका, कौन सा मेथड यूज करूंगा कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, मेरी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा मार्केट में आएगा, ज्यादा चलेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस में डिसाइड करना। एंड लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि किन के लिए प्रोड्यूस करना है। कोई भी फैक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं रिच और पुअर हो कि अमीरों के लिए बनाना है या पुअर्स के लिए बनाना है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो जो मेल के लिए बनाना है, फीमेल के लिए बनाना है, चिल्ड्रंस की कैटेगरी के लिए बनाना है, अडल्ट के लिए बनाना है, या फिर जो ओल्ड एज वाले हैं उनके लिए बनाना है। मतलब अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर चीजें डिसाइड हो सकती है कि कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बनाना है, या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर जो अभी कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह कर चुके हैं उन लोगों के लिए बनाना है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये 3 चीजें डिसाइड करनी पड़ती है। ये 3 प्रॉब्लम्स को हर इकोनॉमी के अंदर आने वाले पर्सन को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अभी हमने जो माइक्रो और मैक्रो देखा उसका एक एग्जांपल यहाँ पर और मेंशन है, कोई कंपनी है भाई, और वो क्या कर रही है, मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है ना। तो अगर माइक्रो लेवल की बात करें तो उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे होंगे, इसी कंपनी का, इसी का मोबाइल जो है, एक मोबाइल, इसका क्या प्राइस है, हम ये पढ़ रहे होंगे माइक्रो के अंदर। या फिर हम इसमें पढ़ लेंगे कि भाई डिमांड क्या है इस मोबाइल की, है ना, मार्केट के अंदर अभी कितनी डिमांड है, क्या डिमांड है, वो माइक्रो में पढ़ लेंगे। वहीं मैक्रो के अंदर क्या पढ़ रहे होंगे, मैक्रो इंडस्ट्री के अंदर, कि भाई इंडस्ट्री में इस कंपनी की, इस मोबाइल की आने की वजह से कितनी ग्रोथ हो रही है, वो पढ़ रहे होंगे। या फिर अगर ये मोबाइल लॉन्च कर देते हैं और अगर हो गया है तो उसका कंट्री की जीडीपी के ऊपर, कंट्री की जो जीडीपी है उस पर कितना क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हम मैक्रो लेवल के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको माइक्रो मैक्रो समझ आया होगा, इसका जो कंप्लीट स्कोप है वो समझ आ गया होगा और नेचर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है डिडक्टिव वर्सेस इनडिडक्टिव मेथड। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर आ रखे हैं तो इनको थोड़ा पढ़ के जाना। 2 टाइप है यहाँ पर, एक डिडक्टिव इंडक्टिव, फिर आगे आई थिंक स्टैटिक डायनेमिक है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है लगभग पूछ लिया जाता है। अब क्या होता है डिडक्टिव डिडक्टिव मेथड, तो ये इकोनॉमिक मेथड्स होते हैं। यानी इकोनॉमिक मेथड्स ये वो तरीके होते हैं, वो वेज होते हैं दैट आर यूज बाय इकोनॉमिक्स टू स्टडी एंड एनालाइज प्रॉब्लम। एंड मेनली 2 ही मेथड होते हैं, एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। इनको आप डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका डिडक्टिव मेथड। अब ये क्या होता है, ये सबसे पहली चीज जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसके और भी नाम होते हैं जैसे एनालिटिकल मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अप्रायोरी मेथड, PRIORI, ये स्पेलिंग है, ठीक है। ये कंप्लीट इतनी, ए प्रायोरी, ये इसका नाम है। अब जनरली जो है डिडक्टिव मेथड के बजाय आपसे पूछ सकते हैं यहाँ की मतलब डिडक्टिव की जगह कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाम को ज्यादातर यूज में ले लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके और क्या क्या नाम है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट आप थोड़ा याद रखना, एनालिटिकल और अप्रायोरी भी साथ में मतलब याद कर लेना, बट ये जनरली पूछ लिया जाता है इस नाम से। अब इसके अंदर होता क्या है, मैंने बता तो दिया कि आपको जनरल से स्पेसिफिक है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल थ्योरी, यानी जब इसका, इस मेथड को यूज में लिया जाता है इकोनॉमिक्स में, तो जनरल एक थ्योरी पर, एक अजम्पशन के ऊपर स्टार्ट किया जाता है एंड मूव्स टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। और उसी थ्योरी, उसी अजम्पशन के बेसिस के ऊपर मूव करते हैं स्पेसिफिक कंक्लूजन के ऊपर। कुछ इस तरह का आप जो है फ्लो डायग्राम एग्जाम के अंदर बनाकर आ सकते हो कि भाई कोई जनरल रूल होगा, कोई जनरल थ्योरी होगी, कोई अजम्पशन होगा, वहां से स्टार्ट करते हैं, देन उसके ऊपर कुछ लॉजिक्स लगाते हैं, कुछ रीजनिंग लगाते हैं, एंड देन लास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये होता है आपका डिडक्टिव मेथड। अगर आपको ये बनाकर आओ और इसी को स्टेप्स में बना के लिख दो तब भी वेल एंड गुड, और अगर ये 4 स्टेप्स याद रहे तो भी वेल एंड गुड, मतलब दोनों ही ठीक हो गए। अगर इतना ही लिख दो कि स्टेप्स के अंदर ये 3 स्टेप्स की जनरल जो है रूल या जनरल थ्योरी या जनरल अजम्पशन से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड स्टेप के ऊपर लॉजिकल और रीजनिंग चीजें आ जाती है, थर्ड के ऊपर स्पेसिफिक कंक्लूजन आ जाता है, तब भी ठीक है। और आप इस तरह से लिख के आओ कि फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सेकंड के ऊपर उस, अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है तो एक बेसिक सा अजम्पशन बनाते हैं, और देन थर्ड के ऊपर फॉर्मुलेट करते हैं उस अजम्पशन के बेसिस के ऊपर चीजें, हाइपोथेसिस बनाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा और चीजों को कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो भी उससे कंक्लूजन निकालना है उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं और लास्ट के अंदर रिजल्ट को वेरीफाई करना रहता है। तो ये 4 स्टेप्स रहते हैं आपके डिडक्टिव मेथड के अंदर, जिसको एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल या अप्रायोरी मेथड भी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ मैं बता देती हूँ कि कोई एक जनरल अजम्पशन है
मतलब इन जनरल आपको लगभग जितने भी बुक्स या फिर जितनी भी जगह ऑनलाइन या कहीं भी अगर ये कहीं टॉपिक है आपका डिडक्टिव मेथड वाला, तो ये वाला एग्जांपल आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा कि जनरल अजम्पशन है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, मॉर्टल होते हैं। और एक स्पेसिफिक केस है कि मिस्टर शर्मा इज अ ह्यूमन। तो क्या हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई जो भी ह्यूमंस थे वो कैसे थे, मॉर्टल थे, और मिस्टर शर्मा क्या है, ह्यूमन है। तो ये ह्यूमंस मॉर्टल थे, तो क्या ये ह्यूमन भी मॉर्टल होगा? इट मीन्स कि जो मिस्टर शर्मा है वो मॉर्टल होगा। तो ये कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि देयर फोर मिस्टर शर्मा इज मॉर्टल। किस बेस पर निकाला? एक जनरल अजम्पशन और एक स्पेसिफिक केस के ऊपर। तो ये वही तो हुआ, जो भी अजम्पशन था लॉजिकल रीजनिंग करके हम स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ पहुंचकर एक फाइनल रिजल्ट दे दिया। अब इसके फीचर्स, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। बेसिकली आपको इतना ही कॉन्सेप्ट पता करना था कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पर पहुंचते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। बाकी अगर ज़्यादा डिटेल के अंदर पूछा जाए तो आप ये चीज़ें वहाँ पर और मेंशन करके आ सकते हैं कि भाई लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड होता है, फास्ट होता है, सिंपल होता है, इसके अंदर ज़्यादा डेटा कलेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एडवांटेजेस की बात करें तो यार टाइम सेव करता है, क्लियर है, लॉजिकल है, मतलब लॉजिकल चीज़ें लग रही है। और भाई इसके बेस के ऊपर थ्योरीज बनती है, यानी थ्योरीज बनाने के अंदर भी हेल्पफुल होता है। वहीं डिसएडवांटेज की बात करें तो मे नॉट मैच रियल लाइफ, हो सकता है रियल लाइफ से चीज़ें मैच ही ना कर रही हो, और क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें असम्पशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। फैक्ट बेस्ड हो ही ना, कि फैक्ट कुछ और बोल रहे हैं और इनके असम्पशन के बेस के ऊपर रिजल्ट कुछ और ही निकल गया। नेक्स्ट आता है आपका इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड उसका थोड़ा सा अलग होता है, इसके अंदर हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव कर रहे होते हैं, वहीं पर वहाँ क्या कर रहे थे, जनरल टू स्पेसिफिक मूव कर रहे थे। इसके भी जैसे अलग अलग नाम है, यहाँ पर अपने पास में इंडक्टिव के भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इसको हिस्टोरिकल, स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल मेथड बोला जाता है। कई बार स्टैटिस्टिकल या फिर एम्पेरिकल मेथड के नाम से इसको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। अब इसकी जो है वर्किंग कैसे होती है, तो देखो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रियल डेटा और ऑब्जर्वेशन एंड फॉर्म्स जनरल कंक्लूजन। यानी हम डिडक्टिव के अंदर क्या देख रहे थे कि अजम्पशन से चीजें स्टार्ट हो रही थी और हम एक जो है जनरल कंक्लूजन निकाल रहे थे, बट यहाँ पर चीजें अजम्पशन पर नहीं हो रही, यहाँ पर चीजें जो है डेटा के ऊपर हो रही है, जो रियल डेटा है, जो रियल ऑब्जर्वेशन है, वहां से चीजें स्टार्ट होती है। एंड देन उन रियल ऑब्जर्वेशन से, डेटा से हम उनका एनालाइज करते हैं और वहां से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। देन जो कंक्लूजन निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो क्या होता है, जनरल कंक्लूजन होता है। इसके लिए आप एग्जाम के अंदर कुछ इस तरह का फ्लो डायग्राम बनाकर आ सकते हो कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, ये एनालिसिस नहीं है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है। इन ऑब्जर्वेशन से आप डेटा का एनालाइज करते हैं एंड देन एट द एंड आप जनरल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। इसके स्टेप्स कुछ इस तरह से आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हो कि ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन, जिसके अंदर हम कोई एक जनरल रूल फॉलो करते हैं या फिर क्रिएट कर रहे होते हैं और उसके बेसिस के ऊपर उस फाइनल कंक्लूजन को देते हैं ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझा के आना सबसे, देखो मेफा के अंदर या फिर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है, सबसे बेटर चीज़ है किसी भी टॉपिक को समझाने का एक एग्जाम्पल दे दो। आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, बट आपको उसका एग्जाम्पल आता है, उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दो, टॉपिक टीचर अपने आप समझ लेगा, अपने आप नंबर दे देगा आपको, है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझानी, एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटेंड करना काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट डालता है आपके आंसर शीट में, है ना। तो एग्जाम्पल लो कि भाई एक ऑब्जर्वेशन करी कि जो प्राइस बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई सिटी ए के अंदर प्राइस बढ़ा किसका, मिल्क का। तो लोगों ने क्या करा, उस दूध को, उस दूध की थैली को जिसका प्राइस बढ़ा, कम खरीदना चालू कर दिया, है ना। कोई सिटी बी है या फिर मान लो उसी सिटी ए के अंदर प्राइस बढ़ा, इस बार किसका बढ़ा, पेट्रोल का। तो वहां पर क्या ट्रेंड समझ में आया, क्या देखा कि भाई लोगों ने यूसेज करना, यानी पेट्रोल को यूज करना डिक्रीज कर दिया, कि भाई जहां जरूरत नहीं है वहां पर व्हीकल को लेकर नहीं जा रहे, कि भाई यहाँ जरूरत ही नहीं है, मैं पैदल जा सकता हूँ इतनी दूर। तो ये कर लिया उन्होंने, यूसेज कम कर लिया। फिर कोई एक सिटी सी है वहां पर, या फिर मान लो इसी सिटी ए के अंदर प्राइस इंक्रीज हो, इस बार किसका इंक्रीज हुआ, वेजिटेबल्स का। तो क्या हो गई, लोगों ने वो सब्जी खरीदनी कम कर दी जिसका प्राइस बढ़ा, कोई दूसरी सब्जी जिसका प्राइस नहीं बढ़ा, उन्होंने या तो उस पर स्विच कर लिया, या फिर अगर सबका ही बढ़ा है तो एक बार के लिए क्या हुआ, डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, ये तो क्या है, रियल डेटा ही तो है, रियल मार्केट के अंदर क्या हो रही है वही तो चीजें हैं, उन्हीं का तो डेटा कलेक्ट हो रखा है। तो इसके ऊपर कंक्लूजन निकाला कि वेन एवर द प्राइस ऑफ एनी गुड राइजेस इट्स डिमांड फॉल्स, इसकी जो है मांग, इसकी जो है डिमांड वो कम हो जाती है। चाहे किसी भी गुड्स की प्राइस अगर राइज होती है, उसकी अगर पैसा बढ़ता है, तो मांग अपने आप कम हो जाती है, डिमांड अपने आप कम हो जाती है, यही होता है लॉ, लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा डिडक्टिव का और इंडक्टिव का। अब इसके फीचर्स और मतलब अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आता है तो आपको ये चीज़ें इंक्लूड करके आनी है, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अदरवाइज इसके अंदर काम चल जाएगा, इतना मोर देन सफिशिएंट अगर आप एग्जाम्पल के साथ में इस चीज़ को एक समझा के आ जाते हो एग्जामिनर को, है ना। फीचर्स की बात करें तो देखो यार, रियल डेटा और फैक्ट्स के ऊपर जो है बेस्ड है, वहीं डिडक्टिव अपना ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। ये प्रैक्टिकल अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करता है, जबकि वो सिर्फ थ्योरेटिकल था, assumptions के ऊपर बेस्ड था।
एडवांटेजेस की बात करें तो ये रियलिस्टिक है, एक्यूरेट है, एक्चुअल डेटा के ऊपर बेस्ड है और रियल वर्ल्ड की जो एनालिसिस है उनके अंदर ये हेल्पफुल होता है। वहीं डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई टाइम कंज्यूमिंग है। अब अगर टाइम कंज्यूमिंग कैसे, सबसे पहली चीज डेटा, डेटा कलेक्ट भी तो करना है, कहीं से तो डेटा आएगा, कहाँ से आएगा, मार्केट से आएगा, लोगों से आएगा, आसपास की जगहों से आएगा। तो वो जो डेटा आएगा उनको कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके होंगे। पहले डेटा कलेक्ट करना है, उसमें लोग लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, डेटा कलेक्ट हुआ, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना है। फिर एक्सपेंसिव भी होता है डेटा कलेक्शन करना। अब एक्सपेंसिव कैसे होता है भाई, अब डेटा है फॉर एग्जांपल आपको अभी बाजार का डेटा चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ है, किसकी दुकान पर कौन सी चीज़ है, क्या कैसे काम कर रही है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको बंदों की नीड होगी, 10 से 15 लोग चाहिए होंगे आपको, उनका खर्चा। सेकंड चीज, आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे भैया अलग अलग तरह की दुकान के लिए। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर 50 तरीके की दुकानें होती है, कोई स्टेशनरी की होती है, कोई सब्जी वाली चीज़ों की होती है, कोई इनकी राशन वाली चीज़ों की होती है ना। अलग अलग तरीके की काफ़ी सारी दुकानें होती है। उन अलग अलग तरीकों के लिए अलग अलग आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे। क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसके अंदर इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, उनके आंसर्स वो पब्लिक दे रही होती है जिनको जाकर आपको पर्चा पकड़ाते हो, है ना। तो वो तरीका हो गया। तो और भी इसके अलावा क्वेश्चनर के अलावा भी और सारे तरीके होते हैं, ऑनलाइन के थ्रू, जूम मीटिंग्स, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग बुक्स से, लाइब्रेरी से बुक्स कलेक्ट करी, वहां से उनको रीड करके, न्यूज़पेपर से, मतलब बहुत सारे तरीकों से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब के अंदर खर्चा आता है। यहाँ पर लोगों को पे कर रहे होंगे आप, उनसे खर्चा आएगा, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती है। देन रिक्वायर्स लार्ज डेटा। और यहाँ पर डेटा मतलब ऐसे समझो कि आपने जो ये धारणा बनाई, ये जो अपना लो बना, लो ऑफ डिमांड, कि यहाँ प्राइस इंक्रीज हुआ तो इसकी वो डिमांड डिक्रीज हो गई। अगर हम दूध, पेट्रोल और वेजिटेबल का ये नहीं देखते और हम एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते एप्पल कंपनी का जो आईफोन है, हम उसका ट्रेंड नोटिस करते और हम देख रहे हैं कि हर बार एक नया वर्जन लॉन्च हो जा रहा है और उसकी प्राइस भी बढ़कर आ रही है, फिर भी लोग अंधे होकर उसे खरीद रहे हैं। और इसके बेस के ऊपर अगर हम एजम्पशन निकालते तो क्या पता चलता कि प्राइस भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, अपना लो तो उल्टा साबित हो जाता। तो इसके लिए हम किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, किसी थोड़े से एरिया के ऊपर या किसी एक चीज के ऊपर हम एनालाइज करके जो है एजम्पशन नहीं दे सकते, हम उसके ऊपर बेस के ऊपर कंक्लूजन नहीं दे सकते। इसके लिए हमें लार्ज डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, हमें अलग अलग फील्ड की नॉलेज होगी, हम अलग अलग फील्ड से डेटा कलेक्ट करेंगे, हमारे तरीके का डेटा कलेक्ट करेंगे, हम वो डेटा कलेक्ट करेंगे जो बाइस्ड नहीं होगा, जो कंप्लीट होगा, जो कहीं से भी एरर मतलब आने के उसमें चांसेस नहीं है, और उस डेटा को एनालाइज करके देन कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं भाई, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल का काम है और एक्सपेंसिव तो है ही है। तो ये आपका डिडक्टिव मेथड और इनडिडक्टिव मेथड हो गया। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, आप इनको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं कि भाई इसके अलग अलग नाम हैं। इसको टॉप डाउन मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल के अलावा टॉप डाउन या फिर बॉटम अप्रोच ही बोलते हैं। इसमें लॉजिक्स और ब्रेन पावर का इस्तेमाल होता है, वहीं इसमें डेटा सर्वे और स्टैटिक, ये वही सारी चीजें जो मैंने आपको ऊपर बता दी वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है इस यूनिट का, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब देखो, स्टैटिक एंड डायनेमिक दो इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। आप नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर भी इनको मेंशन करके आ सकते हो, बट क्योंकि आगे आपकी डिटेल के अंदर टॉपिक था इसलिए मैंने आपको वहां पर डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ नाम बता दिया कि ये चीजें आप लिख कर आ सकते हो। अब देखो स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इसको आपको ऐसे डिटेल में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, भाई स्टैटिक वर्ड यहाँ से जनरेट हुआ है, इस वर्ड से जनरेट हुआ है, इसका ये मतलब होता है। बाकी मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ होता क्या है। तो देखो, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। देखो यहाँ पर यूज हुआ है सिंगल पॉइंट इन टाइम, यानी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब हम इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं स्टैटिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। और वहीं पर अगर हम किसी चीज की जो स्टडी है वो कहाँ लिखा है, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायनेमिक इकोनॉमिक्स। यहां तक चीज समझ आई कि जब हम किसी चीज की, किसी इकोनॉमिक्स वेरिएबल की पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है। और जब हम एक पीरियड, एक समय के दौरान हम जो है जब स्टडी कर रहे हैं तो वो डायनेमिक इकोनॉमिक्स है। बेसिक सा डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच का ये है, बाकी छोटी छोटी चीजें जो कवर कर लेते हैं। अब स्टैटिक इकोनॉमिक्स में ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इकोनॉमी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, जो है हमें जैसा दिख रहा है वैसा ही है, ना कल कुछ चेंज हुआ था ना कल को कुछ चेंज होगा। ऐसा स्टैटिक इकोनॉमिक्स समझ के चलती है, सोच के चलती है, देख कर चलती है, ठीक है। इट शोज वेयर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज, ये हमें ये तो बता देती है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। अब देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जहां पर हमारी जितनी सप्लाई है उतनी ही अगर डिमांड है तो वो पर्टिकुलर पोजीशन, फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर 10 किलो सब्जी बिक रही है
और डिमांड भी लोगों के पास में सिर्फ 10 किलो सब्जी की है, एक्स्ट्रा एक ही उसकी नहीं है। तो ये जो स्टेट होती है कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, उस स्टेट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आई होप मैं आपको आसानी से समझा पाई होंगी इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो हम थे स्टैटिक इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता दे रहा है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, कहाँ है, बट नॉट हाउ इट गॉट देयर। बट हमें ये यह नहीं बताता है कौन, स्टैटिक इकोनॉमिक्स, कि हम उस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर पहुंचे कैसे। इसने हमें ये बता दिया कि अभी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, बट यहाँ पहुंचे कैसे, कैसे, कब डिमांड ज्यादा थी, कब सप्लाई कम थी, कब सप्लाई ज्यादा हुई, डिमांड, वो चीज नहीं बता रहा है। वो सिर्फ हमें वो स्टेट बता दे रहा है, यानी वो चेंजेस को कुछ देख ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि एक मार्केट है और मार्केट के अंदर जो है ऑरेंज जो है बिक रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक ऑरेंज जो है ना, मतलब लाइक ऑरेंज की जो क्वांटिटी जो बिक रही है ना, वो 50 रुपए पर केजी बिक रहे हैं, ठीक है। और डिमांड है अभी मार्केट के अंदर कितनी, 100 केजी। अब कल हो सकता है डिमांड इंक्रीज हो जाए, हो सकता है कल को प्राइस बढ़ जाए, ये फैक्टर नहीं देखा करते स्टैटिक इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी ये चीजें इसके अंदर मान ली जाती है कि स्टिल है, मतलब इसका फीचर ये है कि इसमें कोई टाइम एलिमेंट होता ही नहीं है स्टैटिक के अंदर। तो यहाँ पर चीजें सिंपल, अब हमें देखकर समझ आ रहा है, एक मार्केट है उसके अंदर संतरे बिक रहे हैं, और एक की जो केजी संतरे के जो भाव है वो 50 रुपए किलो है, और अभी जो डिमांड है वो 100 किलो की है। दैट्स इट, मार्केट खत्म हो गया। मार्केट खत्म हो गया, आपकी इकोनॉमिक्स इतनी ही है, तो सिंपल और इजी है। इसमें मतलब अज्यूम कर लिया जाता है कि इकोनॉमी स्टिल है, स्टेबल है, इसके अंदर कल को बढ़ेगा, कल कम था, कल पैसे बढ़ जाएंगे या डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई जो भी होगा कल का कल देखा जाएगा, अभी स्टिल है, अभी की स्टैटिक इकोनॉमिक यही है। तो इसके अंदर चीजों को स्टेबल अज्यूम कर लिया जाता है। तो एडवांटेजेस यही होता है कि भाई इसको समझना आसान होता है, आप देखकर कोई भी ये चीज पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि भाई इतना केजी ये बिक रहा है और इतना ये डिमांड है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आसान होता है कि किसी को अगर आसानी से समझानी हो चीजें तो ऐसे बता सकते हैं कि भाई इतने का भाव है और इतनी चीजें बाजार के अंदर मांग है और इतनी की सप्लाई हो रही है, दैट्स इट, खत्म, आ गया, सामने वाले को समझ आ गया, खत्म हो गई चीजें। डिसएडवांटेज ये होता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है। भाई आज 100 किलो की मांग है, हो सकता है कल 150 की हो, या हो सकता है कल 50 की ही मांग रहे। आज 50 रुपए किलो संतरे बिक रहे हैं, हो सकता है कल 10 रुपए किलो आ जाए, या फिर कल इनके जो प्राइस है वो आसमान छू जाए। तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। और इसमें चेंजेस को इग्नोर कर दिया जाता है, ओवर टाइम जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यानी संतरे के भाव कल क्या थे, आज क्या, और कल को क्या होंगे, ये जो 3 दिन का भी चेंज इसके अंदर नहीं इंक्लूड करा जा रहा है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका डायनेमिक इकोनॉमिक्स आता है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब हम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर किसी चीज की स्टडी कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस तरह की इकोनॉमी की स्टडी को हम डायनेमिक इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसको काइंड ऑफ आप मूवी बोल सकते हो, मूवी ऑफ इकोनॉमी, इसको आप फोटोग्राफ ऑफ इकोनॉमी बोल सकते हो। फोटोग्राफ स्टिल होता है, स्टैटिक होता है ना। तो आप स्टैटिक इकोनॉमिक्स को फोटोग्राफ बोल सकते हो उस चीज का, और वहीं पर डायनेमिक को आप मूवी ऑफ द इकोनॉमी बोल सकते हो। मतलब एक काइंड ऑफ लाइन आपकी बढ़ जाएगी अगर आप एग्जाम के अंदर लिख कर आना चाहो तो। अब इसके अंदर चेंजेस को, ग्रोथ को कंसिडर किया जाता है। ये बताता है कि प्रोसेस ऑफ चेंज कैसे है। वो हमें सिर्फ इक्विलिब्रियम की स्टेट बता रहा था, ये हमें बताएगा हम उस इक्विलिब्रियम तक पहुंचे कैसे हैं, उसका कंप्लीट जो प्रोसेस है ना, वो हमें यहाँ पर पता चल रहा होगा, डायनेमिक इकोनॉमिक्स के अंदर पता चल रहा होगा। इट शोज हाउ द इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू अनदर, या फिर अनदर प्लेस टू इक्विलिब्रियम, कैसे मूवमेंट होता है वो बता रहा होगा। यानी इसके अंदर देखेंगे फॉर एग्जाम्पल कि संतरे के भाव 50 रुपए किलो थे और सूखा पड़ गया, उसकी वजह से भाव चढ़कर हो गए 70 रुपए किलो। तो कंज्यूमर क्या करेगा, या तो स्विच कर लेगा कि कोई और फ्रूट खरीदना स्टार्ट कर देगा, या फिर एक बार के लिए डिमांड कर देगा, वही बोले खाएंगे नहीं तो मर नहीं जाएंगे, एक बार के लिए खरीदना क्या कर देगा, कम खरीदना शुरू कर देगा। ये इस चीज को किसके अंदर पढ़ा जाएगा, डायनेमिक इकोनॉमिक्स इस चीज को देखेगा कि भाई क्या कंज्यूमर का बिहेवियर हुआ है, और किस रीजन भी देख रहा है कि किस वजह से। पहली चीज कोज देख रहा हुआ है, क्या है, बोले ये बड़ा है, प्राइस बड़ा है ना, किस वजह से बड़ा है, ड्रोट की वजह से बड़ा है, इनका रिलेशनशिप भी देख रहा है, और इसकी वजह से इफेक्ट क्या है मार्केट के अंदर वो भी देख रहा है। और फार्मर इस बेसिस के ऊपर क्या करेगा, अगले साल क्या वही चीजें प्लांट करेगा या फिर कुछ और प्लांटिंग करेगा, वो चीजें भी इस डायनेमिक इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ी जाती है। तो एक एग्जांपल मेंशन करके आ सकते हो। और क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बताया मैंने, तो पीरियड ऑफ टाइम आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि ये कैसे मैटर कर रहा है। पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ, वो पीरियड पॉइंट एटर क्या था यार, पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पढ़ रहे थे, और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम पर पढ़ रहे हैं, एक समय के दौरान। अब देखो कि 2020 के अंदर पेट्रोल का भाव था 70 रुपए, एग्जाम्पल है, था कितना एग्जैक्टली मैंने मतलब नहीं देखा, और अभी कितना है मुझे नहीं पता, बट एग्जाम्पल है कि अगर 2020 के अंदर 70 रुपए भाव था, 22 के अंदर 90 हुआ, 25 के अंदर 100 हुआ,
तो 2020 से 25 5 साल के समय के टाइम पर, मतलब 5 साल का जो समय है, इसमें किस तरह से पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है या किस तरह से अगर घटेगा तो घट रहा है, ये इस 5 साल के दौरान की एनालिसिस के बेसिस के ऊपर जो कंक्लूजन निकलेगा वो होगा पीरियड ओवर टाइम। मतलब जब चेंज हो रहा है ओवर टाइम प्राइस इस 5 साल के दौरान, उसको जो स्टडी है, उसकी जो स्टडी है वो आपकी डायनामिक इकोनॉमिक्स है, वो आपका पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पड़ी हुई स्टडी है, ठीक है। तो ये चीज समझ आएगी। फीचर की बात करते हैं यार, इसके अंदर टाइम इंक्लूडेड होता है, टाइम एलिमेंट इसमें होता है, ये ग्रोथ को पढ़ता है, ये ट्रेंड्स के बारे में जानता है और ये ज्यादा रियलिस्टिक होता है, ठीक है। अब क्योंकि वो सिंपल था, इजी था, ये प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होता है, ये हमें हेल्प करता है प्लानिंग के अंदर, फोरकास्टिंग के अंदर। प्लानिंग के अंदर कैसे हेल्प करता है, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि ये फार्मर्स को हेल्प कर रहा होगा कि अगले साल उन्हें क्या वो जो है प्लांट कर रहा है, फिर कितनी चीजें प्लांट करनी है, कौन सी चीजें करनी है, ऑरेंज करना भी है नहीं करना है, ये उनकी प्लानिंग कर रहा होगा। फोरकास्टिंग कि भाई इस बार इस टाइम सूखा पड़ा है, क्या अगले साल कैसा रहेगा, क्या चीजें रहेगी, उस तरह की चीजें, फोरकास्टिंग वगैरह सारी चीज इसमें। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर ज्यादा ज्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर वही जो चीजें मैंने बताई उसी को रेफरेंस के तौर पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, इसमें कोई टाइम एलिमेंट नहीं होता है, इसमें टाइम पाथ इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो स्टडी की जाती है वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स होती है, पीरियड ऑफ टाइम पर डायनेमिक इकोनॉमिक्स होती है। वही सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिफरेंस के अंदर लिखी है, आप इसकी एक बार स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड स्कैरसिटी एंड चॉइस, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इसके अंदर मेनली हम दो प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे होंगे, स्कैरसिटी एंड चॉइस। जो मैंने आपको, हालांकि जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो देखे थे इकोनॉमिक्स के, वहां मैंने बता दिया है, बट यहाँ थोड़ा सा ज्यादा डिटेल के अंदर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है क्या या कैसे अराइज होती है। तो यहाँ लिखा है मैंने ईपी, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की इच्छाएं अनलिमिटेड है, मतलब कुछ भी चाहता है इंसान, बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। बट जो नेचर ने जो चीजें दी है वो सारी की सारी लिमिटेड हैं। सो वी मस्ट मेक चॉइसेस, और इसीलिए हमें चॉइसेस बनानी पड़ती है। तो यहाँ से आता है आपका स्केरसिटी, और ये स्केरसिटी की वजह से आता है चॉइस की प्रॉब्लम। तो अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो इन दोनों के एडिशन से अपने पास स्केरसिटी की कंडीशन आती है, कमी की कंडीशन आती है, शॉर्टेज की कंडीशन आती है, और शॉर्टेज की वजह से इंसान को कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, और वही होती है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम डिटेल के अंदर देख रहे होंगे। पहले हम देख लेते हैं स्कैरसिटी, देन हम देख लेते हैं चॉइस। स्कैरसिटी क्या होती है, किस कारण से होती है, कैसे होती है, सारी चीजें हम करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन कॉज ही स्कैरसिटी है, भाई कमी हो जाना। तुम कुछ भी इच्छा कर रहे हो बट ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास में मतलब कुछ हाई फाई लेवल का गेम आ जाए, बट पैसे भी तो होने चाहिए उसके लिए, है ना। तो वो सारी चीजें, स्केरसिटी मीन्स लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कंपेयर्ड टू अनलिमिटेड वांट्स। हर बार यही बताया जा रहा है कि वांट्स जब ज्यादा हो और जो रिसोर्सेज है वो कम हो, तो वो कंडीशन स्केरसिटी की होती है। तो वही यहाँ पर डिफाइन डिफाइन करके लिखा है। अब देखो, रिसोर्सेज जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, टाइम है, समय है, सब के सब कैसे हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटेड है। समय भाई, अब ऐसे बोल सकते हो कि भाई पैसा तो सबके पास है, बट समय सबके पास नहीं है ना। कितना ही कोई अमीर बंदा है, कोई कितना कहीं का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी क्यों ना हो, समय तो सबके पास दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। उसे मैनेज करना पड़ेगा कि वो 24 घंटे के अंदर किस टाइम पर, किस समय पर कौन सा काम करेगा, कितना सोएगा, किस किस टाइम कितना खाएगा पिएगा, और किस टाइम को कहाँ पर यूटिलाइज करेगा। वो सारा का सारा मैनेजमेंट आता है, वो सारा का सारा स्केरसिटी की कंडीशन में आता है कि भाई आप उस पर्टिकुलर लिमिटेड चीज को किस तरह से यूज कर रहे हो। तो यूनिवर्सलिटी की बात अगर करें तो स्केरसिटी हर किसी के लिए एग्जिस्ट करती है। अमीर है, कोई गरीब है, कोई आदमी है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कुछ भी है, सबके लिए स्केरसिटी एग्जिस्ट करती है। चाहे कोई कितना ही अमीर देश है, कोई डेवलपिंग देश है, कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हर बंदे के लिए स्कैरसिटी की कंडीशन होती है। स्कैरसिटी नाम की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबके लिए एग्जिस्ट करती है। मैंने एग्जांपल जैसा आपको दिया कि कोई कितना ही अमीर है, घंटे सबको 24 ही मिलेंगे, उसको कोई यूटिलाइज कैसे कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चॉइस की अगर बात करें तो ये रिजल्ट होता है स्कैरसिटी का। अब क्योंकि कमी है, चीजों की शॉर्टेज है, तो हमें किसी एक को चूज करना पड़ेगा, एंड क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर है तो हमें फोर्स कर दिए जाते हैं कि किसी एक को चूज करो। तो चॉइस को डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज एक्ट ऑफ सेलेक्टिंग अमंग अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, की जो भी अवेलेबल अल्टरनेटिव्स है उनके अंदर से किसी एक चीज को सेलेक्ट करने का जो एक्ट होता है उसे चॉइस बोला जाता है। इकोनॉमिक्स इज ऑफन कॉल्ड साइंस ऑफ चॉइस, और इसी वजह से इसको साइंस ऑफ चॉइसेस भी कहा जाता है। अगर चॉइस कैसे करनी पड़ती है कि भाई आपके पास में 500 रुपए, मैंने एग्जाम्पल आपको ऊपर दिया था कि आप उनसे जो है किताब खरीदते हैं या मूवी की टिकट खरीदते हैं। तो आपने इस बार मान लो मूवी की टिकट खरीद ली, आपने किन दो में से एक को चूज करा,
किताब में से और मूवी की टिकट में से आपको ज्यादा ठीक क्या लगा कि भाई मूवी की टिकट खरीद लेता हूँ, मनोरंजन हो जाएगा मेरा, वो चीज आपने खरीद ली, लेकिन दूसरी चीज आपने छोड़ दी। तो जो चीज छोड़ी वो इसी चॉइस और स्कैरसिटी का रिजल्ट होता है, जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब आपने किताब खरीद ली और उस आई मीन मूवी की टिकट खरीद ली और किताब को छोड़ दिया, तो जो किताब है, जो उसका ज्ञान है, वो आपकी यहाँ पर क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी वो चीज जो जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कि वेन एवर यू मेक अ चॉइस यू लूज द, क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट ऑफ द अल्टरनेटिव यू डिडंट पिक। यानी वो दूसरी चीज जिसको आपने पिक नहीं करी, जो दूसरा अल्टरनेटिव था, उसके बेनिफिट को आप लूज कर देते हैं। यानी जब आपने इस बार मनोरंजन के लिए मूवी की टिकट खरीदना पसंद करा, तो जो किताब से पढ़कर आपको ज्ञान मिलता, जो चीजें वहां से सीखने को मिलती, वो जो उसका बेनिफिट था वो आप खो चुके हो, क्योंकि आपने उसको पिक नहीं करा। तो उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, वो उसकी जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको चीज समझ आएगी। नेक्स्ट आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब यही इसी के अंदर आता है आगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब क्योंकि स्कैरसिटी है, चॉइस है, और हर सोसाइटी के अंदर इन्हीं दो वजह से, स्कैरसिटी और चॉइस की वजह से, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस है जिन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, इनका जवाब देना पड़ता है। जैसे सबसे पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये मैंने आपको ऊपर शॉर्ट के अंदर बता दिया था, यहाँ थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या होता है कि भाई कौन सा गुड जो है शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच, कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ये हमें व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें देखना होता है कि शुड बी प्रोड्यूस मोर फूड, क्या हमें जो नेसेसिटी की चीजें हैं, जो नेसेसिटी का जो जरूरत का सामान है, क्या वो ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, या फिर जो लग्जरी कार्स हैं वो प्रोड्यूस करनी चाहिए। अब चलो एक एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं कि किसी ने सोच लिया कि मुझे जो है लग्जरी कार्स प्रोड्यूस करनी है, तो हाउ मच, हमें आपका जो मार्केट का एनालिसिस है, जो ट्रेंड है, जो डिमांड है, वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी और उस बेसिस के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, कि क्या जो है प्रोड्यूस करना है। पहली प्रॉब्लम आ गई व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस। अब विच मेथड शुड बी यूज्ड, कि कौन सा जो मेथड है वो यूज में लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या लेबर्स की संख्या इंक्रीज कर देनी चाहिए, या फिर कंपनी में उनको हटाकर जो है मशीन्स लानी चाहिए। तो इसके अंदर हमें देखना होता है कि शुड वी यूज मोर लेबर्स, कि हम जो है ज्यादा लेबर्स का यूज करें या फिर ज्यादा मशीन्स को यूज में करें, कि कौन सा मेथड हम यूज करें। तो वो आता है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। और लास्ट जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है, वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, कि हु विल गेट गुड्स, कि वो गुड्स जो है हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मिल किसको रहे होंगे, किसके लिए कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस कौन है, जिनको मैं मतलब हमारे जो कस्टमर्स है वो कौन है। तो हु विल गेट गुड्स, तो हाउ शुड गुड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्या वो फीमेल्स ओरिएंटेड हैं, क्या वो मेल्स ओरिएंटेड हैं, क्या वो रिच लोगों के लिए, क्या वो पुअर लोगों के लिए, क्या वो मिडिल क्लास लोगों के लिए, किन के लिए है वो। हु गेट्स टू कंज्यूम व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, कि जो प्रोड्यूस हुआ है वो कौन कंज्यूम करेगा, किसको कंज्यूम करने के लिए मिल रहा होगा। ये तीन प्रॉब्लमों का जो जवाब है वो हमें स्केर्सिटी और चॉइसेस की वजह से पहले ढूंढना पड़ता है, कुछ भी प्रोड्यूस करने से, कुछ भी बनाने से, कितना बनाना है, किसको देना है, उस सारी चीजों से। और यहाँ से एक चीज आती है, वो आती है पीपीसी कर्व, जिसे बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये क्या होता है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी ये वो सारे कॉम्बिनेशंस बता देता है गुड्स के बीच में, दो मान लो दो गुड्स के बीच का सारा कॉम्बिनेशन बता देगा कि कौन सा गुड ए कितना प्रोड्यूस करोगे तो बी कितना कर पाओगे। किसके बेसिस के ऊपर, लिमिटेड रिसोर्सेज के बेसिस के ऊपर। हो सकता है कोई एक बेस ले ले, प्राइस दे ले कि आपके पास में पैसा 10 लाख रुपए, और 10 लाख के अंदर आपको कुछ चीजें जो है प्रोड्यूस करनी है। तो 10 लाख के अंदर कौन सा गुड ए प्रोड्यूस करोगे तो बी को कितना करना होगा, किसको आप ज्यादा कर रहे हो तो दूसरे को कम करोगे तो कितना कम करोगे, वो आप कहाँ से डिसाइड कर रहे हो, आपको कौन बता रहा है, पीपीसी कर्व बता रहा है, जिसे आप बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है पॉइंट इनसाइड द कर्व, कि जब इस पीपीसी कर्व के अंदर पॉइंट आ जाता है तो वो होता है इनएफिशिएंसी, यानी रिसोर्सेज वहां पर वेस्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पीपीसी कर्व है, इसके अंदर गुड ए के लिए क्वांटिटीज लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 20 100 तक लिखी हुई है, और यहाँ गुड बी के लिए 1 to 10 to 100 तक चीजें लिखी हुई है। और ये आपका कर्व है, ठीक है। ये बता रहा है कि अगर गुड ए जो है इतना होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ 70 है, तो बी की जो होगी वो यहाँ पर 40 तक पहुंच जाएगा, 40 और 70, यानी एक गुड को हम 70 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक दूसरे गुड की हम 40 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा सा कर्व जो है चीजें बता रहा है, कॉम्बिनेशन बता रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर इस कर्व के अंदर की तरफ कोई पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो ये वो होता है इन पॉइंट इनसाइड द कर्व, जिसे बोलते हैं इनएफिशिएंसी का। इट मींस कि इस पॉइंट के ऊपर, यानी कोई गुड है इतना प्रोड्यूस हो रहा है और बी इतना हो रहा है, इट मींस कि यहाँ क्या हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। और वही एक आता है पॉइंट ऑन द कर्व, यानी ये कर्व है और यहाँ पर कहीं पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट ये वाला यहाँ पर है, तो यहाँ पर होता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हाँ भाई फिक्स जितने ए प्रोड्यूस कर रहे थे उतने ही आप ए कर रहे हो, जितने बी करने थे उतने ही आप बी कर रहे हो। और एक पॉइंट होता है कि इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी को अगर सीधा लेके जाए और इसकी मैक्सिमम को सीधा लेके जाए, तो जहां पर जो पॉइंट मिल रहा है ना, वो आता है अनअटेनेबल पॉइंट, यानी उस तक आप कभी पहुंच नहीं सकते कि भाई मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ए की और मैक्सिमम क्वांटिटी जितनी प्रोड्यूस की जा सकती है उतनी सारी बी की प्रोड्यूस कर दो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है। तो आपका अनअटेनेबल पॉइंट है। और बस यही ग्राफ आपको, इसकी वजह से आप डिसाइड कर पाते हो कि भाई गुड ए को मुझे इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, गुड बी को अगर इंक्रीज करूंगा तो क्या है, को इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ से। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। हमने जो भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स पढ़ी, इनसे इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, मतलब ये जो 3 सवाल इनके अगर जवाब दे देंगे तो हमें मदद कहाँ होगी, तो हमें मदद होगी डिसीजन मेकिंग के अंदर, रिसोर्सेज के अच्छे से एलोकेशन में ही हमें मदद करेगा, बिजनेसेस के अंदर हमें जो है मदद कर रहा होगा, या गवर्नमेंट की प्लानिंग के अंदर हमें मदद कर रहा होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक आता है यूनिट का सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर एक और टॉपिक है आई थिंक, और देन यूनिट जो फिनिश हो जाएगा। तो सर ये लास्ट टॉपिक है, मतलब ऐसा ही कुछ है, लास्ट है, सेकंड लास्ट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? इट इज अ मॉडल दैट शोज हाउ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज मूव थ्रू इकोनॉमी। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है इकोनॉमी और एक है मूवमेंट, कि भाई इकोनॉमी के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, किस तरह से फ्लो हो रहा है, किस चीजों का, पैसे का, गुड्स एंड सर्विसेज का, ये बताने का जो मॉडल है इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसकी कुछ और डेफिनेशंस लिखी हुई है जिनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहला जो मॉडल आता है वो आता है टू सेक्टर मॉडल। इसको आप समझ लेंगे तो बाकी के मॉडल्स आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब ये मॉडल क्या करता है, दिस मॉडल सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इनटू साइकिल बिटवीन टू मेन प्लेयर्स। यानी टू सेक्टर मॉडल मेनली दो फैक्टर्स, दो प्लेयर्स के ऊपर, दो फील्ड्स के ऊपर, दो फॉर्म्स के ऊपर जो है, दो फॉर्म्स नहीं, दो चीजों के ऊपर जो है ये वो करता है, मतलब एक साइकिल बनाता है, फ्लो बनाता है, और उसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को हमें बहुत सिंपलर तरीके में एक साइकिल की फॉर्म में समझा देता है। और ये जो दो प्लेयर्स लेता है, दो लोगों को लेता है, दो यूनिट्स को लेता है, वो कौन है, एक है आपकी हाउस होल्ड्स और एक है आपकी फॉर्म्स। कौन है, एक है आपकी हाउस होल्ड्स और एक है आपकी फॉर्म्स। अब इस डायग्राम के थ्रू समझो इस टू सेक्टर मॉडल को। देखो यहाँ पर हमने फॉर्म्स बना दी, यहाँ पर हमने हाउस होल्ड्स बना दी। अब एक चीज बताओ, हम हाउस होल्ड्स होते हैं, हमारे पास जरूरत होती है, ठीक है, हमें दूध भी चाहिए, हमें दही भी चाहिए, हमें कपड़ा भी चाहिए, सारी चीज़ चाहिए। तो हम क्या क्या करते हैं, हम मार्केट से, हम फॉर्म से, हम इंडस्ट्रीज से हम क्या करते हैं, उनको खरीदते हैं। तो किसके बदले में खरीदते हैं, पैसे के बदले में। यानी जब हमें फॉर्म से क्या मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है, तो उनके बदले में हमारे से पास से क्या जा रहा है, उनके पास में मनी जा रहा है, पैसा जा रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। ये चीज समझ आई, एक तरफ का फ्लो समझ आया। दूसरा देखो, अब हाउस होल्ड्स, ये एरो इधर की तरफ आएगा और ये वाला इधर की तरफ। हाउस होल्ड्स कंपनीज को, फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को क्या देते हैं, भाई किसी, कोई जमींदार है, बहुत बड़ी जमीन है, और कोई जो है अपनी फर्म खोलना चाहता है, अपनी कंपनी खोलना चाह रहा है, अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, और उसके पास जमीन नहीं है, तो हाउस होल्ड उसे क्या दे देगा, जमीन दे देगा। या फिर वो उसे लेबर प्रोवाइड करवा देगा कि भाई आपकी कंपनी है, नौकरी मिल जाएगी, हमें लेबर के तौर पे रख लो। तो ये चीजें कौन दे रहा है, हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है फॉर्म्स को। इन रिटर्न फॉर्म्स इन्हें क्या देगी, हाउस होल्ड्स को, तो लेबर को देखो भाई वेजेस दे देगी, लैंड के बदले में रेंट मिल जाएगा, कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट आ रहा होगा। तो ये जो फ्लो है हाउस होल्ड और फॉर्म्स के बीच में, ये कंप्लीट इकोनॉमी का एक, मतलब आपको रस निकाल कर दे दिया है कि ये है कंप्लीट इकोनॉमी, कि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड्स को पैसा मिल रहा है। और जब हाउस होल्ड्स के पास से फर्म्स के पास लेबर जा रहा है, रेंट जा रहा है, आई मीन लेबर जा रहा है, लैंड जा रही है और कैपिटल जा रहा है, तो इन रिटर्न लेबर को वेजेस मिल जा रहे हैं, तनख्वाह मिल जा रही है, लैंड के बदले में उनको रेंट मिल जा रहा है, किराया मिल जा रहा है, कैपिटल के बदले में उनको प्रॉफिट मिल जा रहा है, फायदा मिल जा रहा है, ठीक है। अब देखो हाउस होल्ड्स होते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं, कौन लोग होते हैं ये, दीज आर द पीपल हु ओन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये वो लोग होते हैं जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी लैंड इनके पास होती है, लेबर ये खुद होते हैं, कैपिटल इनके पास होते हैं, एंटरप्रेन्योर इन्हीं में से कोई एक होता है। दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज,
ये वो लोग होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, और किन के बदले में करते हैं, पैसे के बदले में करते हैं, जो यहाँ पर आपने देखा होगा। नेक्स्ट आती है फर्म्स, या जिन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दीज आर द बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, दे हायर पीपल एंड यूज रिसोर्सेज। अब देखो ये वो लोग होते हैं, ये बिजनेसमैन होते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं नहीं गुड्स और सर्विसेज को। और ये प्रोड्यूस करने के लिए यार एक इकलौता बंदा कितनी ही चीजें प्रोड्यूस कर लेगा, तो इसके लिए वो हायर करता है लोगों को, वो यूज करता है रिसोर्सेज का। और ये रिसोर्सेज का कौन से होते हैं, यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यही हाउस होल्ड होते हैं जिनको ये यूज कर रहा होता है। अब देखो यहाँ पर आपको फ्लो दिख रहा है कि एक बार तो देखो चीजें फॉर्म से हाउस होल्ड की तरफ जा रही है और दूसरी बार हाउस होल्ड से फॉर्म की तरफ आ रही है। तो ये जो फ्लो है ये दो तरीके का है, एक तो है रियल फ्लो और एक है मनी का फ्लो। रियल फ्लो कौन सा है, जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हाउस होल्ड और फॉर्म्स के बीच में जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, तो ये आपका कैसा फ्लो है, रियल फ्लो है। और जब मनी का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ कैश होता है, तो वो आपका हाउस होल्ड और फॉर्म्स के बीच में ये आपका मनी फ्लो होता है। यानी जब जो फैक्टर इनकम होती है उसके बदले में जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप आपका मनी फ्लो होता है। तो एक तरफ आप देख रहे हो गुड्स और सर्विसेज के बदले में मनी मिल रही है, और एक तरफ आप देख रहे हो वेजेस मिल रहे हैं लेबर को, लैंड के बदले में रेंट मिल रहा है, कैपिटल के बदले में प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे देखो एक इनकम। अब इनकम क्या होती है, आय होती है, यानी आप कुछ काम कर रहे हो बदले में आपको पैसा मिल रहा है, वो आपकी इनकम है, ठीक है। एक्सपेंडिचर, आपको कोई चीज खरीदनी है एक्स, और उस एक्स के ऊपर आप जो पैसा लगा रहे हो, उस एक्स को परचेज करने के लिए, उसको खुद का बनाने के लिए, उसको ऑन करने के लिए जो खर्च कर रहे हो, वो खर्च क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है। एक आता है प्रोडक्शन, आप कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज करके कोई नई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, मार्केट के अंदर सेल कर रहे हो, वो जो चीज आपने प्रोड्यूस करी वो आपका क्या है, फाइनल गुड प्रोडक्शन है। एक चीज आती है इंटरडिपेंडेंस, आपकी जो फर्म है और जो आपका हाउस होल्ड है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अब इंटरडिपेंडेंट किस तरह से है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब हुआ कि भाई एक नहीं है तो दूसरे का काम नहीं चलेगा, एक नहीं है तो क्या नहीं होगा, दूसरे का काम नहीं चलेगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हाउस होल्ड्स कोई चीजें खरीदेंगे ही नहीं, यानी उन्हें कोई सामान अगर चाहिए ही नहीं, तो कंपनियां किसको क्या बेचेगी, और जब कोई खरीद ही नहीं रहा है तो उनको वापस पैसा कौन देगा वो चीज खरीद कर, समझ रहे हो ना। या फिर कंपनी कुछ किसी को तभी तो बेचेगी जब उसके पास कुछ बनेगा, और उसके पास चीजें बनाने के लिए ना तो बंदे हैं, लोग काम करने वाले नहीं है, ना उनके पास जमीन है वो चीज करने के लिए, ना उनके पास कैपिटल है, पैसा नहीं है रॉ मटेरियल के लिए। तो आगे प्रोड्यूस कैसे होगा, गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, तो ये कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है, और इसके बदले में रेंट मिल रहा है। अब मान लो इनको कोई चीज चाहिए ही नहीं, कुछ ही नहीं चाहिए, भाई कुछ तो होगा इनके पास खाने के लिए, तो वो खाने के लिए इनके पास आएगा कहाँ से, इनको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहीं से तो मिलना चाहिए ना। तो वो इनको वेजेस मिल रही होगी, फर्म्स इन्हें दे रही होगी, जब ये लेबर प्रोवाइड करवाएंगे, जब ये अपनी लैंड लैंड देंगे रेंट के ऊपर, तो उस लैंड के बदले में उन्हें रेंट मिल रहा होगा, वहां से पैसा आएगा। अपनी जब कैपिटल ये रखेंगे कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां से जो प्रॉफिट आ रहा होगा, इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसी है, इंटरडिपेंडेंस है। कौन, फर्म्स और हाउस होल्ड्स। अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है लीकेजेस का और एक आता है इंटरजेक्शंस का। तो अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो, आगे मैं फिर इसी वाले वीडियो के अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर बता रही होंगी। लीकेजेस के अंदर देखो एक आता है लीक आउट। लीक आउट का क्या मतलब होता है, जब सेविंग्स आप करते हो, जो आप टैक्सेस होते हैं, उनको लीकेजेस बोला जाता है। और इंजेक्शन का मतलब होता है जब चीजें इंजेक्ट कर दी जाती है इकोनॉमी के अंदर, यानी जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग करती है इकोनॉमी के अंदर, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। अभी आगे का जो ये कॉन्सेप्ट है, इनको थोड़ा डिटेल में समझोगे ना तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक टॉपिक के बाद बताती हूँ, है ना। अभी हमने टू सेक्टर मॉडल देखा, अब आता है थ्री सेक्टर मॉडल। जब टू सेक्टर मॉडल के अंदर गवर्नमेंट को और इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी तीसरा फैक्टर, तीसरा सेक्टर बोल दो, फैक्टर बोल दो, तीसरी यूनिट बोल दो, जब आप गवर्नमेंट को इंक्लूड कर देते हो तो उसे बोलते हैं थ्री सेक्टर मॉडल। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्या काम करती है भाई, ये टैक्स को कलेक्ट करेगी, ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उस टैक्स के बदले में भाई रोड्स अच्छी बना के दे देगी तुम्हें, एजुकेशन बढ़िया देगी, हेल्थ केयर की सर्विसेज तुम्हें बढ़िया दे देगी, और मतलब तुम्हारी मतलब ऐसे ख्याल रखने लगेगी, वो सारी चीजें गवर्नमेंट करती है, तो वो टैक्स के बदले में करती है, कलेक्ट टैक्स करती है। तो जब ये तीसरा फैक्टर टू सेक्टर मॉडल के अंदर इंक्लूड हो जाता है तो वो थ्री सेक्टर मॉडल कहलाता है। और यही फोर सेक्टर मॉडल बन जाता है जब इसके अंदर हम फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड कर देते हैं। फॉरेन सेक्टर यानी हम अपने देश से दूसरे देशों के साथ में क्या चीजें उनको भेज रहे हैं बाहर, क्या उनसे खरीद रहे हैं, यानी जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स अगर जब इंक्लूड हो जाते हैं तो वो अपना फोर सेक्टर मॉडल बन जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये चार सेक्टर हो गए, हमने अपना देश भी ले लिया, विदेश भी ले लिया, यहाँ के लोग भी ले लिए, काम करने वाले भी ले लिए, पैसे देने वाले भी, सारे लोग ले लिए हमने, सारा मॉडल हो गया। अब इनको समझो थोड़ी टर्मिनोलॉजीज को, लीकेज को और इंजेक्शन को।
लीकेज का मतलब है आउटफ्लो ऑफ मनी। क्या बोला मैंने? आउटफ्लो ऑफ मनी। मनी यानी जब मनी विदड्रॉ हो जाता है इकोनॉमी से, जब मनी को इकोनॉमी से विदड्रॉ कर लिया जाता है, यानी एक इकोनॉमी का फ्लो चल रहा था, यहाँ पर हाउस होल्ड्स थे, यहाँ पर फर्म्स थी, गवर्नमेंट भी आ गई, फॉरेन एक्सचेंज, सारी चीजें आ गई यहाँ पर, ठीक है, और इनके बीच में बढ़िया फ्लो चल रहा है। अब ये जो हाउस होल्ड था, कोई पर्सन था भाई ज्यादा ही चालाक मतलब वो, तो उसने क्या करा कि भाई उसके पास इनकम आई, कुछ कहीं ना कहीं वो काम करता होगा और उसके बदले में उसे इनकम मिली। फॉर एग्जाम्पल उसे पैसा मिला, सैलरी मिली 1 लाख रुपया। उसने क्या करी, 70,000 का तो उसने कुछ जो भी खर्च खुर्च होना था उसके अंदर काम में चला गया, और बाकी उसने कितना बोला मैंने, 70,000, 30,000 रुपए की उसने क्या कर ली, सेविंग कर ली। चाहे एफडी करा दी हो, चाहे कहीं पर रख लिया, तो 30,000 क्या है, सेविंग है। अब वो 30,000 को कहीं पर खर्च नहीं कर रहा है, यानी वापिस उन 30,000 से ना तो कुछ खरीद रहा है, ना किसी मतलब लोगों को ना कहीं ब्याज में दे रहा है, ना उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, उसने खुद के पास सेविंग करके रख ली। यानी जो इकोनॉमी का फ्लो चल रहा था, उस इकोनॉमी के फ्लो से क्या कर लिया उसने, विदड्रॉ कर लिया। तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ मनी हो गया। क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ मनी हो गया। इसके अलावा टैक्सेस हो गए और ये सरकार को देने पड़ते हैं, या फिर इम्पोर्ट्स हो गए, ये आउटफ्लो ऑफ मनी हो जाते हैं। इंजेक्शंस की अगर बात करें तो उन्हें बोलते हैं इनफ्लो ऑफ मनी। यानी जो अपनी ये सर्कुलर इकोनॉमी चल रही थी ना, इस इकोनॉमी के अंदर जब कोई चीज इंसर्ट करती है, जब इसके अंदर जब पैसा दे दिया जाता है, जब इसके अंदर इनफ्लो होता है, तो उसे बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ मनी या फिर इनफ्लो ऑफ मनी। तो इसमें क्या होता है, मनी दैट इज एडेड टू इकोनॉमी, जब उस मनी को इकोनॉमी के अंदर ऐड करा जाता है तो वो आपका इंजेक्शंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने स्टार्टअप बोला उसके अंदर, वो इंजेक्शन हो गया आपकी उस सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कर दी भाई, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम इतनी इतनी जो पैसे हैं स्कॉलरशिप दे रहे हैं, या फिर हम किसानों को इतने इतने पैसे दे रहे हैं, या फिर जो राशन वाला सामान है उसके अंदर ये चीजें दे रही, तो वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, वो कहाँ पर आ रही है, इकोनॉमी के अंदर आ रही है। तो जब यहाँ पर चीजें इनफ्लो होता है मनी का, जब चीजों का अंदर एड ऑन होता है, तो वो आपका इंजेक्शन कहलाता है। एक्सपोर्ट्स को ले लो, ये आपका इंजेक्शन कहलाता है। अब इकोनॉमी स्टेबल कब होती है, अपनी इकोनॉमी होती है, हमारे आए दूसरे दिन निफ्टी इतनी बढ़ गई, वो इतनी बढ़ गई, ये सारी चीजें होती, इकोनॉमी तो भाई अब इकोनॉमी भी बढ़ती घटती होगी, इसका भी तो फ्लो हो रहा है। कभी किसी दिन ज्यादा पैसा आता होगा किसी के पास कम होता होगा, कोई किसी दिन बहुत ज्यादा खर्च कर लेता होगा, कोई किसी दिन बिल्कुल खर्च नहीं करता होगा। तो पूरी इकोनॉमी स्टेबल कैसे रहती है, ये तब रहती है जब उस इकोनॉमी के फ्लो के अंदर जो लीकेजेस है और जो इंजेक्शन है, यानी जो आउटफ्लो ऑफ मनी और जो इनफ्लो ऑफ मनी है, वो दोनों जब बराबर रहते हैं, तब हमारी इकोनॉमी कैसी रहती है, स्टेबल रहती है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। सर्कुलर फ्लो की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो सबसे पहली चीज भैया हमें ये हेल्प करती है समझने में कि इकोनॉमी किस तरह से काम करती है। दूसरी चीज ये हमें बताती है कि कैसे सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, जैसे अभी हमने ऊपर हाउस होल्ड्स और फर्म्स वाला देखा, इस तरह से चारों सेक्टर्स भी आपस में इंटरडिपेंडेंस है। जब हम 4 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं, 3 सेक्टर की बात करते हैं, तो तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंस है। और 2 सेक्टर वाले में तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से इंटरडिपेंडेंस है। इट इज यूजफुल इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ये अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेशन के अंदर भी हेल्पफुल होता है। अब नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे होती है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे नेशनल इनकम, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसके मेजरमेंट के मेथड्स। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें यही आ जाता है, ये आपका शायद यूनिट का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे होंगे नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम क्या होती है, इट इज द टोटल इनकम अर्न बाय ऑल पीपल ऑफ कंट्री इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर इस देश के सब लोगों ने मिलकर जो इनकम कमाई, उस सारी इनकम को अगर टोटल कर दिया जाए तो वो इनकम क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इट इज द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड इनकम अर्न इन एन इकोनॉमी, यानी 1 साल के अंदर एक देश के अंदर उसकी एक इकोनॉमी के अंदर जो भी 1 साल में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई और जो भी इनकम अर्न हुई, उसको जब हम जोड़ देते हैं ना, उसको क्या कर देते हैं, जब हम जोड़ देते हैं ना, तो वो अपनी क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उनको समझ लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ से ऐसा खास कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, आपको इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को वहाँ पर एक्सप्लेन करके आना होता है। और इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको पढ़ लेना, उन फॉर्मूलों के ऊपर बेसिक जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई कई बार सारी वैल्यू दी हुई होती है, सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर फोकस करना डोमेस्टिक वर्ड के ऊपर, ठीक है। अब जीडीपी क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री।
विद इन अ कंट्री, या फिर ये वाला ध्यान रखो विद इन द फिजिकल बाउंड्री। ठीक है, किस दो चीजों पर फोकस करना है, एक मैंने आपको पहले बताया डोमेस्टिक के ऊपर, और अब इसके ऊपर विद इन द फिजिकल बॉर्डर। फिर से पढ़ो कि द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री और विद इन द फिजिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, बस इसी को बोलते हैं जीडीपी। कि भाई आपकी जो इंडिया की फिजिकल बाउंड्री है ना, आपका जो ये इंडिया का नक्शा है इतना सा, इधर से ऊपर गुजरात ले लो, इधर ये वेस्ट बंगाल ये गुजरात आ गया, मतलब इधर नीचे साउथ के ये आ गए, और इधर आपका आसाम अरुणाचल ये आ गया। ये आपका जो इंडिया और इसकी ये जो इतनी सी बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के अंदर जो भी कमाया है, जो भी प्रोड्यूस हुआ है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, जिनका पैसा मिला है, वो सब क्या है, जीडीपी है। मैंने क्या वर्ड यूज करा, फिजिकल बॉर्डर। यानी इस फिजिकल बॉर्डर के अंदर आपका देसी, देश का देसी आदमी भी रहता है, विदेश का आदमी भी रहता है, आपके देश की कंपनियां भी एग्जिस्ट कर रही है, विदेश की कंपनियां भी एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, मतलब विदेश का लोगों का पैसा भी काउंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो कहाँ पर है, इस देश के बॉर्डर के अंदर है। यानी वो कोई भी पर्सन, वो कोई भी कंपनी जो इस देश के बॉर्डर के, यानी इस देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर रहकर पैसा, गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा किसके अंदर आता है, जीडीपी के अंदर आता है। इट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनीज इनसाइड कंपनी, यानी कंट्री, अगर कंट्री के इनसाइड में फॉरेन कंपनीज है तो उनको भी इंक्लूड करती है। तो इसका सिंपल सा की कॉन्सेप्ट क्या है कि लोकेशन मैटर करती है। मैटर करता है कि वो पर्सन भारत के अंदर रह रहा है। हो सकता है देश के 10 लोग जाके अमेरिका में रह रहे हैं और वहां पर लाखों रुपए कमा रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे, उनके करोड़ों रुपए अपनी जीडीपी में काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो किसी और कंट्री में जाकर रह रहे हैं। अगर वो इंडिया में रहते तो वो भारत की जीडीपी के अंदर काउंट होता। तो यहाँ पर कौन काउंट होगा? जो पर्सन इस लोकेशन में रहेगा, यानी इस फिजिकल बाउंड्री के अंदर रहेगा, वो जीडीपी में काउंट होगा। या फिर मतलब यहाँ मैटर नहीं करेगा कि कौन सी पर्सन, कौन सी नेशनलिटी का वो पर्सन है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का, कोई भी देश का हो, अमेरिका का, कहीं का भी रह रहा है, मैटर नहीं करेगा। अगर वो इस लोकेशन के अंदर रह रहा है ना, तो वो जीडीपी के अंदर काउंट होगा। वो मतलब उसकी इनकम काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोरिया की सैमसंग की कंपनी है, वो भारत के नोएडा के अंदर रहकर अगर फोन बना रही है और वहां से पैसा बन रहा है, तो वो किसका पार्ट होगा? इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल ले लो, एक पर्सन है, वो जाकर रह रहा है कोरिया के अंदर, और वहां पर किसी कंपनी का मान लो सीईओ बन रखा है, मैनेजर बन रखा है, कुछ भी बन रखा है, और वो पैसे कमा रहा है वहां पर करोड़ों। वो क्या भारत की जीडीपी में काउंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बंदा इंडिया का जरूर है, बट इंडिया की फिजिकल लोकेशन में नहीं रह रहा है। जो इंडिया की फिजिकल बाउंड्री के अंदर रह रहा है और पैसे कमा रहा है, वही जीडीपी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैंने दो चीजों पर फोकस करने को बोला था आपको, एक फिजिकल बाउंड्री पर और एक डोमेस्टिक के ऊपर। तो आई होप मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करवा पाई होंगी। नेक्स्ट आता है जीएनपी। जीएनपी आता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, नेशनल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन सिटीजन। दूसरे वर्ड पर फोकस करना, इंडियन सिटीजन, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर इन द वर्ल्ड। किन दो चीजों पर फोकस करने को बोला मैंने? एक नेशनल के ऊपर और एक इंडियन सिटीजन के ऊपर। तो जीएनपी के अंदर वो सब कुछ आएगा, यानी उन सब लोगों की इनकम आएगी जो कौन है? इंडियन सिटीजन है। फर्क नहीं पड़ता वो दुनिया के किस कोने के अंदर रह रहे हैं, अगर वो सिटीजन इंडियन है ना, तो वो जीएनपी के अंदर उनकी इनकम, उनकी सैलरी वो काउंट होगी जीएनपी के अंदर। जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और ये कैसे निकलती है? कि वो पैसा इनकम फ्रॉम इंडियन अब्रोड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ? कि कोई पर्सन है जो विदेश के अंदर रह रहा है और पैसा कमा रहा है, उसकी इनकम। और इसका क्या मतलब हुआ? कि कोई विदेशी बंदा भारत के अंदर रह रहा है और वो पैसे कमा रहा है, उसकी इनकम। तो जब विदेश में रहने वाले इंडियन की इनकम में से देश में रहने वाले विदेशी की इनकम को माइनस कर दिया जाता है, तो एनएफआईए निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकलती है। तो ये होता है आपका जीएनपी, जो जीडीपी प्लस एनएफआईए होता है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ऐसा समझो कि अपने देश की जो भी जीडीपी हो 1000 करोड़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और कोई इंडियन है और जो अब्रोड में रह रहा है, वो कमा रहा है कितना? 100 करोड़ रुपया, ठीक है। एक इंडियन नहीं, लेकिन बहुत सारे इंडियंस अब्रोड में रह सकते हैं, तो वो कितना कमा रहे हैं? 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और जो फॉरेनर्स हैं, वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, वो कितने रुपए कमा रहे हैं? 50 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो वो इंडियंस है जो बाहर रहकर कमा रहे हैं, उनका पैसा है। और ये वो फॉरेनर्स है जो इंडिया में रहकर कमा रहे हैं, उनका पैसा है। तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। और जीडीपी कितनी है? 1000 है। तो इस 1000 जीडीपी के अंदर जब हम इस एनआईएफए को प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देंगे,
तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। फर्स्ट थिंग कि ये होती है अपने देश की ट्रू इनकम। ये क्या होती है, ट्रू इनकम होती है। यानी ये हम पढ़ रहे थे जीएनपी, हमने उससे पहले पढ़ा जीडीपी, ये इनकम्स है, ये अलग अलग क्राइटेरियाज के ऊपर डिसाइड करी हुई, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर जो ये चीजें डिसाइड हो रखी है। इनका बहुत ब्रॉडर व्यू है, मतलब सिर्फ नेशनल इनकम के ऊपर बहुत एक मतलब पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। आपके सिर्फ एक टॉपिक है तो उसी हिसाब से आपको बताया जा रहा है। अब जो ये एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, पहली चीज तो ये कि ये ट्रू नेशनल इनकम होती है। अब देखो आपको पता है कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज ले लो, आप फोन ले लो, आप कोई व्हीकल ले लो, आप कोई भी सामान ले लो, कोई भी चीज ले लो, वो आज उसकी जो कीमत है ना, कल उसकी कीमत घट जाएगी। मतलब आज आपने एक नया फोन लिया और उसे 3 दिन बाद भी बेचते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट हो गई, वो क्या हो गई, सेकंड हैंड आइटम हो गया वो। तो एवरीथिंग लूजेस वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, कि हर चीज समय के साथ में वैल्यू घट जाती है हर चीज की, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर डिफाइन करना चाहे तो वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स होता है डेप्रिसिएशन। तो जो एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, इट इज प्योर इनकम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस लॉस। यानी ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है, ये जो लॉस हुआ है समय के साथ में उस प्रोडक्ट का, उसकी वैल्यू में, उसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो इनकम आएगी वो इनकम कैसी इनकम होगी, प्योर इनकम होगी। और उसी प्योर इनकम को क्या बोलेंगे, एनएनपी बोल रहे होंगे। तो एनएनपी क्या होती है, जो अपनी जीएनपी है, ग्रोस नेशनल, ये जो अभी हमने निकाली, इस ग्रोस नेशनल के अंदर से जब इस डेप्रिसिएशन को ओवर द टाइम जो भी चीज की वैल्यू में लॉस हो रहा है उसको जब माइनस कर देंगे तो अपनी एनएनपी आएगी। फॉर एग्जांपल जीएनपी है 1050 रुपीज करोड़, और डेप्रिसिएशन हुआ है अपने को यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट्स है उनकी ओवर द टाइम अगर वैल्यू डिक्रीज हुई है, वो ये 50 करोड़, तो वापिस एनएनपी कितनी आ जाएगी, 1000 करोड़ आ जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है, रियल के अंदर कितना हो रहा है कितना हो रहा है वो डेटा यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, आपको ये तीनों आने चाहिए एग्जाम के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से, एक होती है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम जो पीआई शॉर्ट फॉर्म में बोलते होता है, डिस्पोजेबल इनकम जिसको डीआई शॉर्ट के अंदर बोलते हैं। पर्सनल इनकम क्या होती है, द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय पीपल, वो इनकम जो एक्चुअल लोग कमाते हैं, उनकी सैलरीज से हो, चाहे उनको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा हो, कहीं से उनको रेंट मिल रहा हो, अपना उनका किसी को दे रखा है, घर किराए पे दे रखा है, जमीन किराए पे दे रखी है, मकान किराए पे दे रखा है, कमरा कुछ भी दे रखा है, वहां से जो पैसा लोगों के पास रियल में जो पैसा आता है, जो इनकम रिसीव होती है, वो होती है पर्सनल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि बंदे ने इनकम कमा ली, उस इनकम के ऊपर उसे टैक्स भी तो भरना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 लाख रुपया कमाया और उसे उसके ऊपर जो है 9,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल टैक्स भरना है, तो 9,000 रुपये टैक्स भरने के बाद में जो उसके पास में 91,000 रुपीज जो उसके पास में बचते हैं, वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। यानी टैक्स भरने के बाद में जो पैसा अब वो खुद से खर्च कर सकता है, जो खुद के यूज में ले सकता है, वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस। तो सबसे ऊपर हमने देखा जीडीपी, जीडीपी के बाद में हमने देखा जीएनपी। इस जीडीपी के अंदर कौन था, वो कोई भी पर्सन, चाहे इंडिया का है बाहर का है, अगर अपनी देश की बाउंड्री के अंदर रह के पैसा कमा रहा है तो जीडीपी था। जीएनपी के अंदर हमने क्या करा था, ये ग्रोस नेशनल आ गया, कि सिर्फ भारतीय बंदे का जो इस इंडिया के ओरिजिन का पर्सन होगा, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने के, दुनिया के कोने के कहीं भी रह रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में, उसका पैसा यहाँ पर काउंट होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या करा कि भाई जो भी बाहर भी कोई इंडियन रह रहा है उसका पैसा ले लिया, अपने यहाँ पर कोई विदेशी रह रहा है उसका पैसा माइनस कर दिया, और फिर जो वैल्यूज है उसको जीडीपी में ऐड कर दिया, तो आपका नेट नेशनल आ गया। नहीं नहीं, नेट जीएनपी आया, ये उसी के अंदर करा ना हमने, इंडियन वाले का कर दिया। एनएनपी के अंदर हमने उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। पर्सनल इनकम के अंदर हम जो खुद कमा रहे हैं वो हो गया, और डिस्पोजेबल के अंदर टैक्स भरने के बाद में वो अपने पास में जो पैसा बचता है वो डिस्पोजेबल के अंदर आ गया। तो आई होप आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। लास्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट मेथड्स। मेनली 3 मेथड होते हैं, मेजरमेंट मेथड के ऊपर भी फाइनल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 तरीके होते हैं जनरली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, उन्हीं को बोलते हैं मेजरमेंट मेथड्स, कि अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का कौन सा तरीका है। पहला तरीका आता है प्रोडक्ट मेथड, जिसका दूसरा नाम होता है आउटपुट मेथड। इसे हम जो है वैल्यू एडेड मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसके 2 नाम हो गए, आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। अब इसके अंदर होता क्या है, दिस मेथड कैलकुलेट्स द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू अवॉइड डबल काउंटिंग। इसका सिंपल सा फोकस होता है कि डबल काउंटिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम से समझो कि एक दिक्कत है, सबसे पहले किसान ने गेहूं उगाया और उसने उनको बेचा, किसी ने उस गेहूं से आटा बनाया और फिर उसको जो है बेचा,
और फिर उस आटे से जो है ब्रेड बनी और उसको बेचा। तो यहाँ पर ये जो चीजें बन रही है इनका बेस रॉ मटेरियल कौन है, वीट है। तो वीट की प्राइस एक बार तो यहाँ पर काउंट हो गई, फिर यहाँ पर भी काउंट हुई, यहाँ पर भी काउंट हुई, यानी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 3 बार गेहूं की कीमत को, 3 बार गेहूं की वैल्यू को काउंट कर लिया, यानी यहाँ डबल काउंटिंग ट्रिपल काउंटिंग हो रही है। तो हर स्टेज के ऊपर ये जो डबल काउंटिंग काउंटिंग कैसे बढ़ती जा रही है इसको रिमूव करने का काम करते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट मेथड के अंदर। यानी इसका सॉल्यूशन क्या होता है इस प्रॉब्लम का, कि ओनली काउंट द एक्स्ट्रा वैल्यू दैट इज एडेड एट ईच स्टेप, कि सिर्फ उस एक्स्ट्रा वैल्यू को काउंट करना है जो हर स्टेप के ऊपर ऐड हुई है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक किसान है, एक फार्मर है जो गेहूं उगाता है, और वो जो गेहूं उगाता है उस गेहूं की कीमत कितनी है, 100 रुपए है। अब कोई कंपनी, कोई मिलर वाला जो है, मील वाला है, वो उस गेहूं को यूज करके आटा उसका बना रहा है, उसको आटे में कन्वर्ट कर रहा है उनको पीस के। तो अब इस आटे के अंदर उसकी कीमत कितनी बढ़ी, 150 हो गई, क्योंकि यहाँ पर कितने की वैल्यू ऐड हुई, 50 की ऐड हुई। यहाँ पर वापस 100 के साथ में अब 150 ऐड नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि 150 कीमत तो फ्लोर की है, बट सिर्फ वैल्यू कितनी है, 100 तो भाई गेहूं की थी ना, 50 ही ऐड हुई है। तो यहाँ पर ये सिर्फ 50 रुपए ऐड करने हैं। और फिर कोई बेकरी वाला है जो इस आटे से ब्रेड बना रहा है, तो अब उसकी कीमत 200 हो गई है, बट यहाँ पर कितनी वैल्यू ऐड हुई है, सिर्फ 50 हुई है। तो स्टार्टिंग के गेहूं का प्राइस 100, फिर 50 हो गया, जब उसे फ्लोर में कन्वर्ट करा फिर 50 हो गया, जब ब्रेड के अंदर कन्वर्ट करा, तो इन टोटल को ऐड कर देंगे, ये होगा अपना नेशनल इनकम। ये क्या होगा, नेशनल इनकम का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से जो मेथड का यूज करके जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हर अगले स्टेप के ऊपर जो सिर्फ एक्स्ट्रा वैल्यू है उसी को ऐड करते हैं, उसी को काउंट करते हैं, पीछे वाली वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं। एट द एंड सबको जो अलग अलग स्टेप्स की इनकम सी जो वैल्यूज थी उनको ऐड करा और इनकम निकाली, तो वो नेशनल इनकम आ गई। दूसरा तरीका होता है इनकम मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मेनली 4 अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनके जो है, इनके थ्रू जो पैसा आता है, इनके थ्रू जो इनकम आती है लोगों के पास में, वो होती है आपकी इनकम मेथड। जैसे लैंड से अपने पास वेजेस आते हैं, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, कैपिटल से प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर। तो ये जो नेशनल इनकम है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलने वाली जो इनकम होती है, उन सब के सबमिशन को, उन सब के अगर जोड़ दें तो जो हमें इनकम मिलती है उसको नेशनल इनकम माना जाता है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भाई, कि एवरी रुपी स्पेंड ऑन अ प्रोडक्ट बिकम्स समवंस इनकम। कि कोई भी कहीं कुछ भी पैसा कैसे भी खर्च कर रहा है, ठीक है, वो किसी ना किसी की तो इनकम है ना। मान लो आप दुकान जाते हो और कुछ चीज परचेज करते हो, तो आपने तो खर्च कर दिया, बट उस दुकान वाले की तो आमदनी हो गई। या फिर आपने कोई जो है, आप किसी के घर पे रह रहे हो और उनको किराया दे रहे हो, आप किराया दे रहे हो, बट जो मकान मालिक है उनके पास तो उसकी इनकम हो रही है ना, उनके पास रेंट आ रहा है ना। ये जो चीजें होती है कि भाई आपने कुछ भी चीज, प्रोडक्ट है, किसी भी चीज के ऊपर आपने स्पेंड करा किसी दूसरे पर्सन की, वो क्या बन गई, इनकम बन गई। तो इट मीन्स कि एट द एंड किसी न किसी की वो इनकम बन रही है, आपका खर्च करा हुआ पैसा। तो इसी वजह से इन सारी जब इनकम्स को ऐड करके इनकम निकालते हैं, वो आपकी नेशनल इनकम होती है। ये इनकम मेथड का दूसरा, मेजरमेंट मेथड का दूसरा तरीका होता है, जिसे बोलते हैं इनकम मेथड। तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, बट ऐसा कुछ हार्ड नहीं आता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड, इट इज बेस्ड ऑन टोटल स्पेंडिंग इन इकोनॉमी। कंप्लीट इकोनॉमी के अंदर टोटल स्पेंडिंग जो होती है उसके ऊपर बेस्ड होता है। इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सिंपल सिंपल इनका मतलब है, सी का मतलब हो गया आपका कंजम्पशन, कि हाउस होल्ड्स जो है, जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं उनके ऊपर जो स्पेंडिंग्स है वो आपकी कंजप्शन के अंदर आ जाती है। इसके अंदर हम एड ऑन करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, कि भाई जो बिजनेसेस है उनके अंदर कितनी स्पेंडिंग्स हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गया। थर्ड फैक्टर आता है इसके अंदर जिसको ऐड कर रहे होते हैं, वो होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स। अब गवर्नमेंट रोड के ऊपर, डिफेंस के अंदर, या फिर कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करवा देती है, ये राशन वगैरह का सामान, ये जो चीजें आती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, इनको भी ऐड करते हैं। देन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, जो भी अपने यहाँ से एक्सपोर्ट्स हैं उनकी, प्लस माइनस जो भी इंपोर्ट्स है, जब एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं और तब जो वैल्यू निकलती है उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो इस नेट एक्सपोर्ट को फिर इन तीनों के साथ ऐड कर देते हैं, यानी कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ में जब नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करके वैल्यू निकाली जाती है, वो आपकी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। तो ये तरीका कौन सा हो गया, ये मेथड को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं।
तीनों में से किसी भी तरीके से निकालो, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से वैल्यू निकालो, चाहे आप इनकम मेथड से वैल्यू निकालो, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से वैल्यू निकालो, आइडियली तीनों से आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है और उसके बाद में यूनिट फिनिश होता है। एक होती है आपकी रियल जीडीपी, एक होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी। बाकी तो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी मैंने ऑलमोस्ट सारी कवर करवा दी है। ये दो मेरे को लगा कि लास्ट के अंदर और बता देती हूँ। तो देखो रियल जीडीपी क्या होती है, कैलकुलेटेड एट करंट मार्केट प्राइस, कि अभी जो करंट के अंदर मार्केट के अंदर प्राइस है, जब उसको इंक्लूड करके आप जब वो कैलकुलेट करते हो जीडीपी, वो आपकी रियल जीडीपी होती है। यानी अभी जो इन्फ्लेशन हो रखा है करंट के अंदर आज के दिन में अभी पर, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, वो तो आपकी रियल जीडीपी है। और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं फिक्स्ड बेस ईयर के प्राइस के ऊपर, यानी जस्ट पिछले साल का जो अपना बेस ईयर है पिछला साल, उसके ऊपर जब प्राइसेस को कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उसके अंदर एक्चुअल ग्रोथ दिखती है प्रोडक्शन की, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। बाकी आपके नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि भाई इससे ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने में हेल्प करती है, ये पॉलिसी मेकिंग के अंदर हेल्प करती है, और ये हमें बताती है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी के साथ में आपका यूनिट फिनिश होता है। मैंने आपको इस सेकंड यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे मेफा की सेकंड यूनिट में, वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।